Hello students, how are you? I hope you all are well. Today start a geography chapter from the book Jelly Bean Journey in Social Study. Right? So let's begin our next chapter and the name is the landforms and the life. What is landform and how it helps to form a life? लैंडफॉर्म्स मतलब ज़मीन और ज़मीन का अलग अलग स्ट्रक्चर। आपने ज़मीन देखी होगी, क्या हर जगह एक जैसी ज़मीन होती है? नहीं, हर जगह अलग अलग टाइप्स की ज़मीन होती है, अलग अलग लैंड्स होते हैं और उसी लैंड के ऊपर में हमारा इकोनॉमिक वेल्थ भी डिपेंड करता है। राइट? सो कम एंड लेट्स बिगिन आवर चैप्टर। गॉट इट? नाउ कम। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस, हम क्या डिस्कस करेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में? क्या डिस्कस करेंगे? एनी आइडिया? कम। फर्स्ट इज माउंटेन। सुना होगा आपने, अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। कोई एकदम हरा भरा माउंटेन होता है, कोई एकदम सूखा होता है, कोई एकदम जिस पे बर्फ जमी होती है, किसी पे बिल्कुल ही डेजर्ट सैंड जैसा होता है। नेक्स्ट, माउंटेन एनवायरमेंट। हाउ एनवायरमेंट अफेक्ट द माउंटेन, लाइफ ऑफ माउंटेन्स, कैसी लाइफ होती है माउंटेन्स पे। फिर प्लाट्यूज क्या होते हैं, प्लेन्स क्या होते हैं, लाइफ ऑफ द प्लेन्स क्या होती है, डेजर्ट कैसा होता है, 5 टीनीज कल्चर पर्सपेक्टिव्स है, conclusion and in this summary. We have to discuss all these points in this particular chapter. Okay, now come. So when we are talking about the landforms, तो अलग अलग तरीके के मैंने बताया आपको ज़मीन होती है, लैंडफॉर्म्स होते हैं जिसको हम अलग अलग फॉर्म में देखते हैं, समझते हैं और पढ़ते हैं। Now come. You must have seen some of the landforms shown in the figure. अब यहाँ पे देख रहे हो आपको ए लैंडफॉर्म, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। देखा हमने कितने तरीके से हैं। पहला फर्स्ट वन कौन सा है? वॉल्केनो। जिस भी लैंड के ऊपर में वॉल्केनो फॉर्म्ड हो रहा है उसको क्या बोलते हैं? वॉल्केनो। हिल्स, जिसमें आपको चोटियां देखने को मिलती हैं, लंबी लंबी सी पीक्स होती हैं देखने को। आइलैंड, वही जो एक स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड या बिग पोर्शन ऑफ लैंड, जो जमीन का टुकड़ा पानी से घिरा हुआ है, उसको क्या बोलते हैं? आइलैंड। तो ये भी क्या है? लैंडफॉर्म है। कैनियन, आपने देखो पतली पतली सी नहरें से छोटी छोटी आती है, पहाड़ों के बीच से कटती हुई आती है, उसको बोलते हैं कैनियंस। डेजर्ट, आई थिंक यू ऑल अवेयर डेजर्ट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? रेगिस्तान। डेजर्ट क्या है? जहाँ पे बहुत ही लेस अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है। मैक्सिमम जगह पे वहाँ क्या है? बहुत छोटी छोटी से आपको फ्लोरा दिखेगा, मतलब छोटे पेड़ पौधे दिखेंगे, कांटे वाले दिखेंगे। फिर वहाँ पे एनिमल्स भी कम दिखते हैं। मैंने ओशन, समुद्र, महासागर देखते हो कितना बड़ा बड़ा होता है यहाँ पे। फिर रिवर्स उस पर फॉर्म्ड होती हैं, जंगल्स होते हैं, माउंटेन हो गया, माशी, तो ये सब के सब स्ट्रक्चर क्या है? एक लैंडफॉर्म का एग्जांपल है। सब किस पे डिपेंड है? ये लैंडफॉर्म्स पे। इनका जो कैरेक्टर डिफरेंट है किसकी वजह से है? वो लैंडफॉर्म की वजह से है। अ लैंडफॉर्म इज अ फिजिकल फीचर ऑन द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। फिजिकल फीचर मतलब जिसको हम देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, तो वो फिजिकल फीचर क्या है? लैंड। राइट? Landform have significant connection with the environment and they take shape over the millions of years. अब जो लैंड का स्ट्रक्चर है वो डिपेंड करता है हमारे एनवायरमेंट पे। जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, धूप होती है, वहाँ पे आप देखोगे वो डेजर्टेड फॉर्म में होता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ का जमीन देखोगे आप फॉरेस्ट कवर होता है। तो इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। राइट? वी कैन ग्रुप डिफरेंट लैंडफॉर्म डिपेंडिंग ऑन द एलिवेशन एंड द शेप ऑफ माउंटेन। हमने कई बार एलिवेशन, जो उसकी हाइट है, जो उसका शेप है, जो स्ट्रक्चर है, उसके बेसिस पे हमने क्या करा? हमने अपने लैंड्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम दिए। प्लेट्यूज एंड द प्लेन्स, फिर वही एक लैंडफॉर्म है जो बहुत ऊंचा सा ऐसे चोटी बना हुआ है, ऐसा देखोगे आप, तो ये क्या हो गया? ये माउंटेन। फिर प्लेट्यू, प्लेट्यू होता है जैसे सपोज है कि एक प्लेन सरफेस है, उसके ऊपर एक ऐसा जमीन बन गया ऊंचा हुआ, उठा हुआ भाग। जमीन का उठा हुआ भाग जो होता है उसको हम बोलते हैं प्लेट्यूज। और प्लेन क्या हुआ? बिल्कुल सिंपल, जो इस तरीके का प्लेन हो गया, जहां पे कोई आपको ना माउंटेन देखने को मिलेगा ना प्लेट्यू, वो क्या हो गया? वो प्लेन है हो गया। These landforms have different climate and are home to variety of flora and fauna. The number of people living in the different kinds and landform variety throughout the world. और हर जगह हमें देखने को क्या मिलता है? ह्यूमन बींग। तो उन ह्यूमन बींग का जो रहने का, जो उठने का जो स्ट्रक्चर है वो पूरा चेंज हो जाता है। तो किस पे क्यों चेंज होता है? बिकॉज वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो इफेक्ट होता है। यानी लैंडफॉर्म्स टोटली डिफरेंट होते हैं इन्वायरमेंट के ऊपर भी। नेक्स्ट इज माउंटेन। माउंटेन इज अ वेरी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। राइट? नेचुरली एलिवेटेड है, मतलब उसको किसी ने, ना मैंने बनाया ना आपने बनाया, कौन बनाता है उसको? नेचर बनाता है। राइट? तो नेचुरल फिनोमेना। अ स्मॉल ब्रॉडेड बेस एंड स्टीप स्लोप। ब्रॉडेड मतलब बहुत चौड़ा सा होगा आपका बेस और ये पतली सी होगी। राइट?
अंडरस्टूड? इस तरीके ब्रॉड स्ट्रक्चर मतलब ये बहुत ज्यादा, जो इसका बेस होगा बहुत ज्यादा ब्रॉड होगा, इस तरीके से होगा ऐसे। तो क्या हो गया ये हो गया माउंटेन। सम माउंटेन आर हायर देन द क्लाउड, बहुत सारे माउंटेन जैसे माउंट कैलाश देखा आपने, राइट? K2 हो गया, कंचनजंगा हो गया, माउंट एवरेस्ट हो गया। कैन यू गिव मी नेम विच इज द हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ? यस, वेरी गुड, द नेम इज माउंट एवरेस्ट। वेयर इट इज लोकेटेड? इंडिया और नेपाल? नेपाल, वेरी गुड। नाउ कम, एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम कोल्डर, जितना हम ऊपर जाते हैं हमें क्लाइमेट ठंडा मिलता जाता है। और इसलिए आप देखते हो कि जो हाई पीक वाले जो माउंटेन्स होते हैं वहां पे क्या देखने को मिलता है? वहां देखने को मिलता है हमें एकदम बर्फ या ठंडा। डिपेंडिंग ऑन द हाइट सम माउंटेन्स आर कवर विद द स्नो, एट लोअर एल्टीट्यूड स्नो मेल्ट एवरी समर्स एंड टर्न इनटू द वाटर दैट फीड रिवर्स। अब कई ऐसे माउंटेन्स होते हैं जिसके ऊपर बर्फ जमा जाती है, और जब बर्फ का जो नीचे का जो बर्फ एक हाई, जैसे मान लो यहाँ पे क्या बर्फ जमा हो गई और यहाँ पर भी है, पर जो नीचे स्ट्रीम्स होती हैं यहाँ पे जो वो बर्फ होते हैं वो पिघलने लगती है, और पिघल के वो क्या करती है, वो छोटी छोटी स्ट्रीम्स बना देती है, और वही आगे जाके क्या बन जाती है, आगे जाके वो क्या बनती है, रिवर्स फॉर्म होती है। कोई रिवर पता है आपको जो ग्लेशियर से निकलती है और इंडिया की बहुत इंपॉर्टेंट है? यस, क्या है वो है रिवर गंगा। शाबाश। इन सम माउंटेन देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर ऑफ आइस थ्रू आउट द, क्या होता है वहां फ्रोजन मतलब पूरा पूरा बर्फ होता है। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर। अब जो बहुत बड़ा पोर्शन जब आइस का जब फिक्स्ड होता है, बहुत बड़े बड़े आइसबर्ग्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं हमने? ग्लेशियर। क्या बोलते हैं? ग्लेशियर। अदर हाईलैंड्स विद अ लोअर हाइट्स लेस स्टीप स्लोप एंड राउंडेड एट टॉप ऑफ द हिल्स। और कई ऐसे होते हैं जो उससे घूम से होते हैं, ये तो वैसे हो गया, राइट? राउंडेड शेप ऐसे हो गए, इस टाइप का स्ट्रक्चर टाइप हो गया, राइट? तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे सब बर्फ होती है, यहाँ पे क्या होती है? बर्फ होती है। अब माउंटेन्स में जनरेट अ लाइन नोन एज रेंजेस। अब एक माउंटेन, इधर माउंटेन, इधर माउंटेन, इधर माउंटेन, इधर माउंटेन, आप क्या देखो माउंटेन से माउंटेन चल रहे हैं, तो इसको पूरा क्या बोलेंगे? रेंज। क्या बोलेंगे? रेंज। यानी कि जब माउंटेन्स एक पर्टिकुलर लाइन में होते हैं, कंटिन्यूस वो माउंटेन्स रहते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम? रेंजेस। क्या बोलते हैं? रेंजेस। Many mountain system consist of series of parallel ranges extending over thousands of kilometer। और कई तो होते जो thousands of kilometer तक चलते हैं, जैसे हम हिमालय रेंजेस की बात करते हैं, तो हिमालय रेंजेस की बात करते हैं तो दैट इज वेरी फ्रॉम बिगिनिंग, राइट? अगर हम बात करें इंडिया के मैप की, जैसे देखोगे आप तो पूरा हिमालय माउंटेन यहाँ से ऐसे करके, और जब हम बात करते हैं इधर फॉर्म में अरुणाचल प्रदेश, तो वहां तक पूरा स्ट्रक्चर किसका है? हिमालय का। तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, राइट? अंडरस्टूड? तो हमारे पास एक बहुत बड़ी माउंटेन रेंजेस है जिसको वो क्या बोलते हैं? हिमालयन रेंजेस। द हिमालयस इन द एशिया। अब सबसे बड़ा कहाँ पर है? एशिया में। कौन सा? माउंट एवरेस्ट। क्या बोलते हैं उसको? किस पे है? हिमालय माउंटेन्स पे। दूसरा एल्प्स इन यूरोप, ऐसे यूरोप है, राइट? एल्प्स माउंटेन वहां पर है। फिर एंडीज इन द साउथ अमेरिका। एंडीज एक माउंटेन है जो कहाँ पे मिलता है? साउथ अमेरिका में। माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट एंड द शेप। माउंटेन चेंज होते हैं किससे? शेप से, राइट? हाइट से। डिफरेंट, जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे माउंट एवरेस्ट, ये देखो पूरा पूरे व्हाइट, इसके व्हाइट क्या है? ये नमक है? नहीं। चीनी है? नहीं। क्या है ये है आइस, क्योंकि वो बहुत ज्यादा हाइट पे होता है और वहां पे टेम्परेचर कम होता है, इसलिए वहां पे जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आइस के फॉर्म में जमा हो जाती है। माउंट अकांगुआ, ये देख रहे हो, ये भी लगभग वैसी है। जितने आपको हाइट में मिलेंगे सब ऐसा, बस स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे कैसा है, यहाँ पे एक पर्टिकुलर पीक है, चोटी है, यहाँ पे कैसा है, यहाँ थोड़ा सा अलग है, थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैटेड सरफेस है। माउंट किलिमंजारो, ये कैसा है? ये ऊपर से बिल्कुल थोड़ा सा प्लेन सा एरिया है, राइट? नेक्स्ट माउंट ब्लैंक, देख रहे हो कैसा यहाँ पे चोटी से बनी हुई, बहुत अजीब सा है। तो ये एक डिफरेंट क्या है? स्ट्रक्चर है। यहाँ पे देखो एक माउंट कंचनजंगा इंडिया का अंदर है। माउंट अनाईमुड़ी, अनाईमुड़ी कहाँ है? ये साउथ में, इंडिया के साउथ में अनाईमुड़ी। जैसे हम बात करें, देखो यहाँ स्ट्रक्चर कितना चेंज है, यहाँ पे आपको ग्रीन देखने को मिलता है, यहाँ पे आपको आइस देखने को मिलता है। क्यों ऐसा? क्योंकि इसका हाइट इससे कहीं ज्यादा है। साउथ साइड में कभी देखा आपने बर्फ पड़ रही है? नहीं, क्योंकि उसका हाइट कम है और इसका हाइट ज्यादा है। जहां पे हाइट ज्यादा होते हैं माउंटेन्स की, वहां पे आपको आइस देखने को मिलेगी। जिस माउंटेन पे जिसकी हाइट कम होती है
वहां पे आपको ग्रीन ग्रीन देखने को मिलेगा। गॉट इट, अंडरस्टूड। तो ये डिफरेंट डिफरेंट पिक्चर्स थे किसके, माउंटेन्स के। हेयर यू कैन सी, देखो ये अलग अलग माउंटेन हो गए, इसका ये हो गया, ये हो गया। अब देखो सबसे नीचे कौन सा है, गेस, अनायमुड़ी, जो हमने जस्ट अभी अभी देखा। तो ये कैसा है, एकदम हाइट के नीचे है, 1000 मीटर से नीचे है। 1000 मीटर से नीचे तो यहाँ पे रेन वगैरह बहुत अच्छी होती है, तो यहाँ पे कैसा माउंटेन बन गया, यहाँ पे ग्रीन वाला माउंटेन बन गया। अब थोड़ा सा जैसे रेंज बढ़ा, तो जैसे हाइट बढ़ रही है, हमें पता है जैसे हाइट बढ़ती है टेम्परेचर डाउन होता है, और जहाँ टेम्परेचर डाउन होता है वहाँ पे हमें ड्रॉपलेट्स, हमें बारिश नहीं, हमें वहाँ पे स्नोफॉल देखने को मिलता है। और वही स्नोफॉल कहाँ पे, पहाड़ों पे जमा हो जाता है। जमा होने के बाद वो आइस के ग्लेशियर्स के फॉर्म में वो डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जब वो डिपॉजिट होता है वही मेल्ट होकर क्या फॉर्म कर देता है, रिवर्स। अब देखिए ये जितने अभी हमने पढ़े सारे माउंटेन, सब की है हाइट देखो कितनी ज़्यादा है, कितनी ज़्यादा है। तो ये सब किसके में है, जब हाइट ज़्यादा होती है तो वो वाइट फॉर्म हो जाता है, ठीक है। और वाइट फॉर्म में क्या होता है, वो आइस होती है और वो ग्लेशियर के फॉर्म में मेल्ट होती है, फिर वहीं से रिवर्स हमारी बनती है। अब सबसे, अगर आप सबसे विच इज द हाईएस्ट माउंटेन, तो क्या बताओगे आप, यस वेरी गुड, रिटन ऑन नेम, माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट द हाईएस्ट व्हाट, हाईएस्ट माउंटेन ऑन द अर्थ। तो कहाँ पे लाई करता है, यू शुड रिमेंबर दैट, फर्स्ट बिटवीन तिब्बत, जिसको आज चाइना ने ऑक्यूपाई किया हुआ है, एंड नेपाल। कभी मत सोचना, कई बार सोचते हैं बच्चे कि सर माउंट एवरेस्ट तो इंडिया का पार्ट है, नहीं, ये किसका पार्ट है, नेपाल और तिब्बत का। हाँ ये लाई करता है हिमालय रेंजेस में, और हिमालय रेंजेस ऐसा नहीं खाली वो इंडिया के अंदर में है, नहीं, वो तिब्बत में भी है, और वो कहाँ पर है, वो आपके नेपाल में भी होकर गुजरती है। तो इसलिए माउंट एवरेस्ट कहाँ पर है, माउंट एवरेस्ट है बिटवीन तिब्बत एंड द नेपाल। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पर है, बिटवीन नेपाल एंड द इंडियन स्टेट्स ऑफ सिक्किम। सिक्किम सुना आपने, सिक्किम इंडिया का एक क्या है, स्टेट है। सिक्किम और कौन शेयर करता है, यानी कि जो आपकी कंचनजंगा है, इसकी जो रेंज है ये नेपाल से लेकर कहाँ तक इंडिया में आ रही है, एक इंडिया के सिक्किम में आ रही है। इंडिया का फर्स्ट हाईएस्ट, आप सोचा कि इंडिया का हाईएस्ट कौन सा है, तो वो है कौन सा, कंचनजंगा। और वर्ल्ड का कौन सा है, माउंट एवरेस्ट। आर द टू हाईएस्ट पीक ऑफ द हिमालय रेंज, ये सबसे बड़ी रेंजेस है। माउंट अकांगुआ इन साउथ अमेरिका इज द हाईएस्ट पीक ऑफ द एंडीज। अगर हम बात करते हैं माउंट अकांगुआ की, तो क्या है, हाईएस्ट पीक है किसकी, एंडीज माउंटेन की, ठीक है। माउंट किलिमंजारो in the East Africa is an isolated mountain that not a part of the any range, right। अभी isolated मतलब किलिमंजारो क्या है, एकदम सेपरेटेड है। जैसे हमने देखा कि माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, K2, नंगा पर्वत, कितने सारे माउंटेन्स है, सब एक रेंजेस के अंदर आ रहे हैं। बट जो एक सबसे हमें एक डिफरेंट देखने को मिलता है, वो देखने को क्या मिलता है, अफ्रीका में। कौन सा, किलिमंजारो, जिसके आसपास कोई भी माउंटेन है ही नहीं, इसलिए उसको बोला है दे आर आइसोलेटेड माउंटेन, that part of not ranges. Mount Blanc is Western Europe in the highest mountain of the Alps. Alps का कौन सा है, Mount Blanc. Anaimudi is the Kerala, कहाँ पर ये, Anaimudi lies in a Kerala, also known as Anai Peak, is the highest mountain of the South India. तो इंडिया में अगर हम if we are divided India into two portion, तो first one is the Himalaya one, उसमें कौन सा है, कंचनजंगा। What we call it, कंचनजंगा। सबसे हाईएस्ट पीक इंडिया की कंचनजंगा इन नॉर्थ। अगर हम बात करें साउथ में, तो साउथ में कौन सी है, अनाईमुड़ी। बट अगर हम दोनों में कंपेयर करें तो कौन सी बड़ी होगी, इफ यू कंपेयर फ्रॉम द नॉर्थ एंड साउथ, तो कौन सा सबसे हाईएस्ट पीक है इंडिया में, यस वेरी गुड, कंचनजंगा। गॉट इट, शाबाश। माउंटेन डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स के देखिए बोले, उसमें अलग अलग चीजें होती हैं, तो वो डिस्कस करते हैं। माउंटेन विद टॉल एंड शार्प पीक लाइक हिमालय आर रिलेटिवली यंग। तो हमने क्या बोला कि हमने स्ट्रक्चर के बेसिस पे हमने ये डिजाइन किया और ये माना कि कौन से माउंटेन की सबसे ज्यादा एज होगी, कौन सी की नहीं होगी। अब हम बात करते हैं फर्स्ट माउंटेन हिमालयंस में। तो उसमें हम देखते हैं कि इस तरीके की पीक्स देखने को मिली। जब हमने अभी देखा माउंट एवरेस्ट देखा, ठीक है, कंचनजंगा देखा, तो उसकी पीक थोड़ी बहुत ऐसे है जैसे अब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। तो इस पीक से हमें पता चलता है कि ये क्या है, ये न्यू है। न्यू कैसे है, कैसे पता चलता है कि न्यू है ये, हमें कैसे, क्योंकि इसकी पीक है। पीक कब खत्म होगी, जब इस पर कोई इरोजन लगेगा, जब प्रेशर लगेगा। अभी तो कोई प्रेशर लग नहीं रहा, क्योंकि अभी अपनी वो यंग एज में है और वो बढ़ रहा है ऊपर, तो वो क्या हो गया, वो यंग फॉर्म में हो गया। विच मीन्स दैट दे आर फॉर्म रिसेंटली अर्थ हिस्ट्री।
बट दैट इज स्टिल मिलियंस ईयर्स अगो। बट ये नहीं कि 10, 15 साल, 100 साल, 20 साल, नहीं, ये मिलियंस ऑफ ईयर का प्रोसेस होता है। ये नहीं कि भाई 100 साल पहले का होगा, 200 साल पीछे होगा, 1000, नहीं, ये मिलियंस ऑफ ईयर का प्रोसेस होता है जिसको हम इसमें देखते हैं। शॉर्टर एंड मोर राउंडेड माउंटेन्स एंड हिल लाइक अरावली रेंजेस आर मच ओल्डर एंड हैव बीन राउंडेड बाय द इरोजन। अब आज के डेट में आपने अरावली का नाम सुना है? नहीं सुना? कोई बात नहीं। अरावली भी एक माउंटेन रेंजेस है जो हमारे इंडिया के, अगर हम बात करें गुजरात पोर्शन के बाद से, राजस्थान से होते हुए दिल्ली तक जाता है। तो इंडिया में एक और माउंटेन रेंज है जो कि ओल्ड का एग्जाम्पल है। इंडिया बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में यंगेस्ट माउंटेन का भी एग्जाम्पल है और इंडिया में ओल्डेस्ट माउंटेन का भी एग्जाम्पल है। तो अगर हम बात करें ओल्डेस्ट में, तो ओल्डेस्ट में नाम आता है अरावली का। किसका नाम आता है? अरावली का। ठीक है। Sometime as with the Himalayas, upliftment as well as the erosion continue to the these day। और आज की डेट में हम देखते हैं कि जो अरावली है वो कंटिन्यूस क्या हो रहा है? कंटिन्यू वो इरोड होता जा रहा है। आज की डेट में अरावली जब आप जाएंगे तो ऐसा आपको लगेगा नहीं कि वो माउंटेन था कभी इतना बड़ा, वो हिमालय से भी बड़ा माउंटेन था। बट आज की डेट में इरोड हो होकर हमको पता ही नहीं चलता कि वो उतना पुराना माउंटेन है। माउंटेन एनवायरमेंट। अब माउंटेन का एनवायरमेंट कैसा होता है? अगर हम बात करें तो माउंटेन एक इंडिजीनियस प्रोसेस है, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें ह्यूमन बीइंग का कोई रोल ही नहीं है। वो खुद के लिए बना रहा है, वो खुद ही इन्वॉल्व होता है, उसमें ह्यूमन बीइंग का कोई इन्वॉल्वमेंट है ही नहीं, इसलिए वो क्या एक इंडिजीनियस प्रोसेस है। माउंटेन आर जनरली अनटच्ड बाय द सिविलाइजेशन मीन्स कि जहाँ पे ह्यूमन बींग्स रहते हैं, वो अपनी सोसाइटी फॉर्म करते हैं, कोई कल्चर होता है। तो कहीं देखा आपने कि हिमालय की चोटी पे जाके कोई बैठा हुआ है, किसी ने घर बना रखा है, किसी ने गाय भैंस पाल रखी? नहीं ना, नो, बिल्कुल आइसोलेटेड होता है। Thus have endangered species of the plant and animal। और वहाँ पे कैसे एनिमल्स हैं जो कहीं और कहीं देखने को नहीं मिलते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें हिमालय में, तो हिमालय में एक फेमस है स्नो लेपर्ड। क्या कहीं हमें आसपास देखने को मिलता है? नहीं ना। दे आर कॉल्ड इंडिजीनियस एनिमल्स एंड दे आर सम आल्सो प्लांट्स। दे ऑल्सो इनहैबिट अ रिच वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना। मतलब वहाँ पे इतने ज़्यादा फ्लोरा एंड फौना होते हैं कि जिसकी वजह से हम कह सकते हैं वो रिच होते हैं। और क्यों इतना अच्छा है? क्योंकि वहाँ पे ह्यूमन बींग गया नहीं। ह्यूमन बींग जहाँ पे जाता है वहाँ पे बस अपने मीन्स की चीज़ें खोलता है और उसको एक्सप्लॉइट करता है। द स्लोप ऑफ माउंटेन हैव अ रिच वैरायटी ऑफ ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट। अब हमें देखने को मिलता है वहाँ पे ग्रासलैंड मतलब वो लैंड जहाँ पे खाली ग्रासेस देखने को मिलती हैं, तो क्या वो ग्रासलैंड हो गया। दे आर ऑफन कवर्ड विद अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट कॉल्ड माउंटेन फॉरेस्ट। तो हम उसको, अब वो उस टाइप के फॉरेस्ट क्या बोलेंगे? सिंपल सी बात है, जो फॉरेस्ट माउंटेन पे होगा उसको क्या नाम दे दिया? माउंटेन फॉरेस्ट। गॉट इट? वेरी गुड। वेयर कॉनिफर ट्रीज सच एज पाइन, फायर, स्प्रूस एंड देवदार आर कॉमन। अब कॉनिफरस मतलब दोज हैव द कोन लाइक स्ट्रक्चर। जैसे एक पेड़ हो गया, इस टाइप का हो गया, राइट? कॉनिफर जिसकी कोन होती है। कभी सोचा यहाँ पे ऐसा ट्री क्यों होता है? हैव यू एवर हर्ड व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रीज आर फाउंड ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया? ऐसा ही ट्री वहां पे क्यों मिलता है? सोचो। ऐसा इसलिए मिलता है कि हाइट पे क्या होता है? स्नो। अब स्नो यहाँ पे पड़ गई, अगर मान लो हमारे आम और पीपल की तरफ पेड़ हुए बड़े बड़े से, बहुत ऐसे स्ट्रक्चर के, राइट, तो यहाँ पे तो जमा हो जाएगी और वो पेड़ खराब हो जाएगा। बट जब हम बात करें इस टाइप के ट्रीज की, कॉनिफेरस की बात करते हैं, तो क्या यहाँ पे जैसे ही गिरेगा वो स्लाइटली नीचे आ जाएगी बर्फ, राइट? यहाँ पे बर्फ पड़ी, फिसल के नीचे आ गई, यहाँ पे बर्फ पड़ी, फिसल के नीचे आ गई। तो इसलिए यहाँ पे क्या कोन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, राइट? यहाँ पे आप ऐसे नहीं देखोगे जैसे हमारे इंडिया में होता है, मतलब हमारे नॉर्थ में होता है। ऐसे नहीं देखोगे कि ऐसा पेड़ है, ऐसा पेड़ होगा तो जमा हो जाएगी, और जब यहाँ जमा हो गई तो कोई बेनिफिट है क्या? नहीं। The coniferous tree are cone shaped with thin pointed leaves and they grow tall. At higher altitude the trees give way to the grasses and the mosses and the like this। तो यहाँ पे वही जो मैंने अभी आपको बताया स्ट्रक्चर दिखा के कि वहाँ पे वैसा टाइप ऑफ ट्री होता है, क्योंकि कोन स्ट्रक्चर नहीं होगा तो वहाँ पे जमा हो जाएगी बर्फ और वो फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? नाउ नेक्स्ट वन, इंटरप्रिटेशन लाइक एडिशनल इंफॉर्मेशन फॉर यू, राइट? गंगा सुना है नेम? क्या है गंगा? यस, हमारे लिए इट एक्ट एज अ होली रिवर। क्या है ये? होली रिवर। होली रिवर मतलब सबसे ज्यादा पवित्र, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट।
इज द इंडियन नेम ऑफ द लार्जेस्ट रिवर ओरिजिनेटेड इन हिमालय। तो इंडिया की सबसे लार्जेस्ट रिवर है और कहाँ से ओरिजिनेट होती है? हिमालय से। इन इंग्लिश गंगा ऑल्सो यूज्ड नियरली, इसका डिस्टेंस कितना है? क्यों? देखो इंपॉर्टेंट तो है कि हिमालय से है, फिर इंपॉर्टेंट ये भी कि सबसे बड़ी नदी है, इंपॉर्टेंट ये भी है कि इस पे हमारा इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा इंपैक्ट करता है। जितनी भी आप पुरानी सिटी देखने को देखोगे सब की सब ऑलमोस्ट किसी न किसी रिवर के पास होती है। और अगर हम बात करें वाराणसी, सबने नाम सुना होगा, राइट? तो उसके पास भी ये मेजर रिवर हमारी वहां से फ्लो होती है, ठीक है। डिस्टेंस कितना है? 2500 किलोमीटर, राइट। बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज इसकी होती हैं, इसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज भी हैं जो इसके यहाँ को चलाने में हेल्प करती हैं। सम ऑफ देम लाइक यमुना एंड द घाघरा। यमुना इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ द गंगा। तुमसे पूछा जाए यमुना, तो यमुना आज की डेट में हम ऐसे रिवर जानते हैं, बट आपको पता होना चाहिए यमुना इज द ट्रिब्यूटरी। अब ट्रिब्यूटरी होता क्या है? वो छोटी छोटी रिवर्स या वो छोटी छोटी स्ट्रीम जो एक मेजर रिवर में जाके मिल जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरी। क्या बोलते हैं? ट्रिब्यूटरीज। तो गंगा की ट्रिब्यूटरी कौन सी है सबसे बड़ी? यमुना। और दूसरी कौन सी है? यहां पे हमने लिखा घाघरा। क्या है? घाघरा। इट इज ऑल्सो ओरिजिनेटेड फ्रॉम द हिमालय। अदर लाइक सोन ओरिजिनेट फ्रॉम द विंध्या रेंज ऑफ द साउथ ऑफ द गंगा प्लेन। और बाकी भी हैं जो विंध्या प्लेन है साउथ की तरफ, साउथ प्लेन की तरफ से, साउथ में नहीं, साउथ प्लेन की तरफ से है। माउंटेन एनिमल्स हैव थिक फर एंड वुल टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द एक्सट्रीम कोल्ड। अब आपने देखा, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, जस्ट अभी मैंने एग्जांपल दिया स्नो लेपर्ड का, देखा है कभी आपने इन पिक्चर्स और इन फोटोग्राफ्स और इन यूट्यूब्स एंड XYZ? वहां पे देखोगे कि उनका जो फर होता है, यानी जो उनके बाल होते हैं, जो रुए होते हैं, बहुत ज़्यादा थिक होते हैं, बहुत मोटे होते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ एक्सट्रीम कोल्ड पड़ता है, -40, -50 ऐसे ऐसे टेम्परेचर्स होते हैं। तो उतने ज़्यादा टेम्परेचर के अंदर में आई डोंट थिंक कि भाई आप रह सकते हो ऐसे कंडीशन में, नहीं ना। तो फिर क्या करना पड़ेगा उन्हें? जैसे वहाँ पे शीप होती है, शीप का भी बहुत ज़्यादा वहाँ पे फर होते हैं, राइट? उसकी वजह से हमें उनको हेल्प मिलती है स्टे करने में। एंड extreme cold and fast hooves that help them to climb the slope of the hill। hooves मतलब जो उनके पैर होते हैं, जिसको खुर बोलते हैं, वो इतने अच्छे होते हैं कि वो उनको फिसलने नहीं देते। अब उन्हें पहाड़ पे चलना है, अगर उनका प्लेन होगा वो, तो कैसे चढ़ पाएंगे? तो उनका बहुत ही डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, सो दैट कि दे कैन क्लाइंब ऑन द माउंटेन। द कैनेडियन लिनक्स, द स्नो लेपर्ड, द आइबेक्स, द हिमालयन थार, द माउंटेन हेयर, the yak, grey fox and black bears, a few mountain animals। तो just learn these are the few animals which is found on the mountainous region and they can only found in that particular areas because they could not survive on the other places। वो यही क्यों मिलते हैं? क्योंकि उनके जो पास जो स्ट्रक्चर है बॉडी का, वो वहीं के लिए है। अब इतना ज़्यादा अगर फर होगा तो इधर आके तो मर जाएगा वो गर्मी से, इसलिए वो कहाँ पे? वहीं रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टेस्ट देखने को मिल रहा है आपको, ये क्या है? ऊपर एकदम कैसे पहाड़ देखने को मिल रहे हैं? आइस वाले। नीचे कैसे आपको देखने को मिल रहा है? ग्रीन वाले, राइट। और ये क्या है? ये माउंटेन एनिमल। देखो इसके कितने बड़े बड़े इसके फर है, राइट। तो बर्ड्स लाइक द गोल्डन ईगल्स आर द वेल अडैप्टेड एनवायरमेंट। डीप फॉरेस्ट, फ्लोइंग रिवर्स, लेक्स, ग्रासलैंड एंड केव्स इन द माउंटेन आर द बेस्ट होम टू द डाइवर्स फौना। अब जितने एनिमल्स होते हैं वो कहाँ? हमारे तरह घर तो है नहीं उनके पास, तो जो बहुत बड़ी बड़ी केव्स बनी हुई हैं, जो बहुत बड़े आपको देखने जगह मिली हुई है, वो चीज़ें हमें देखने को मिलती है, वो वहाँ पर हमें फॉर्म होती है, ठीक है। गॉट इट। फिर टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है? टेरेस आपने सुना होगा, राइट। स्टेप लाइक स्ट्रक्चर होता है टेरेस हमारे का, हम किसको बोलते हैं? अपनी छत को बोलते हैं। और तो यहाँ पे क्या देख रहे हो? कैसे फॉर्म हो रखा है, राइट। तो ये एग्जाम्पल टेरेस का है, ये देख रहे हो आप यहाँ पे उन्होंने लाइक सीढ़ियों की तरह बना रखा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अगर स्नोफॉल भी हो और अगर बारिश भी तेज की पड़े, सारा का सारा पानी इजीली फ्लो होकर कहाँ चला जाए? नीचे। दूसरा रीजन ये है कि उनके पास हमारी तरह प्लेन एरिया है ही नहीं। प्लेन एरिया मतलब जैसे हमारा, जैसे फॉर एग्जांपल हम नॉर्थ इंडिया की बात करें, तो नॉर्थ इंडिया में अगर हम बात करें एलुअल प्लेन्स की, जहाँ पे यूपी हो गया, बिहार, वहाँ पे प्लेन एरिया है। बट वहीं पे अगर हम बात करें टॉप रीजन की, तो उत्तराखंड हो गया, हिमाचल हो गया, तो वहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? उत्तराखंड और हिमाचल के अंदर में इस टाइप का स्ट्रक्चर। क्यों? उनके पास जमीन नहीं है इतनी बड़ी। फिर जब वहाँ बारिश होती है तो बहुत तेज होती है, ग्लेशियर मेल्ट होते हैं। अगर वो एकदम प्लेन होगा तो पानी जमा हो जाएगा और उनकी क्रॉप खराब हो जाएगी।
तो बेस्ट वे क्या है, टेरेस फार्मिंग, स्टेप लाइक स्ट्रक्चर बना दो, सीढ़ियों की तरह बना दो, ताकि पानी एक जगह ना रुके, वो कीप मूविंग चलता जाए। लाइफ इन द माउंटेन, हाउ लाइफ इज मोस्ट टिपिकल, इफ यू समवन आस्क, आपसे पूछा कि सबसे ज़्यादा लाइफ टिपिकल कहाँ है, तो आंसर एक ही हो सकता है, लाइक माउंटेन। वाई? बिकॉज वहाँ पे बहुत डिफिकल्टी क्या है, डिफिकल्टी ये है वहाँ पे रहना। अब वहाँ रहने के लिए आपको कुछ सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो उसके लिए पीपल क्या करते हैं, टेरेस फार्मिंग। टेरेस फार्मिंग क्या होती है, जब ये हमने लास्ट स्लाइड में देखा था कि उसमें एक नैरो सा क्या होता है, लैंड मास होता है, और वहाँ पे क्या देखने को मिलता है आपको, इस तरह का स्ट्रक्चर। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि लैंड जो है माउंटेन्स पे वो स्लोप के फॉर्म में होता है, और वो बहुत उसका जो एरिया वो भी कम होता है, तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ता है, उस कम एरिया के अंदर में एग्रीकल्चर करना होता है, राइट। तो वो क्या सेग्रीगेशन कर देते हैं, टेरेस फार्मिंग कर देते हैं। और दूसरा रीज़न ये होता है कि वहाँ पे जब बारिश हो या फिर जब वहाँ पे स्नो पड़े तो वो स्लाइड होके नीचे आ जाए, ठीक है, फाइन। सुटेबल टेरेस फार्मिंग इज सुटेबल इन हेरी एरिया बिकॉज माउंट टेरेन इज यूजुअली रफ एंड हैज स्टीप स्लोप। रेगुलर फार्मिंग कैन ऑल्सो बी प्रैक्टिस इन सम वैलीज, तो कई लोग रेगुलरली उसको वर्क करते हैं, राइट। स्टेप और टेरेस लाइक कंस्ट्रक्टेड ऑन द माउंटेन स्लोप टू कैरी आउट फार्मिंग एक्टिविटीज, तो स्टेप लाइक स्ट्रक्चर हो गया, जैसे सीढ़ी हम बनाते हैं वैसा हो गया, राइट, या टेरेस बना दिया, उस टाइप का स्ट्रक्चर करके वहाँ पे लोग अपना फार्मिंग को प्रैक्टिस करते हैं, और अपनी इंडिजीनियस या कह सकते हो कि खुद की सस्टेनेबल जो है, सस्टेन करते हैं लाइफ को, उसके लिए वो लोग अपने एग्रीकल्चर को फॉर्म करते हैं। दिस प्रोसेस कॉल्ड द टेरेस फार्मिंग। सिंपल सा है, जो फार्मिंग टेरेस के फॉर्म में होती है उसको क्या बोलते हैं, टेरेस फार्मिंग। इन मैनी माउंटेन रीजन वर्ल्ड हर्डिंग, अब दूसरा ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ पे, हर्डिंग, यानी एनिमल्स को लिया उसको चराना चालू कर दिया। देखो दो ही ऑक्यूपेशन उनके पास मोस्टली, पहला क्या है एग्रीकल्चर, दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है एनिमल हर्डिंग्स। उन्होंने जानवरों को ले लिया, और जानवर लेने के बाद क्या करते हैं उनको वो घुमाने के लिए चले जाते हैं, उनको खिलाते हैं, और उनकी ही चीज़ों से वो अपनी नीड्स को फुलफिल करते हैं, मिल्क हो गया, राइट, ऐसे। माउंटेन प्रोवाइड आइडियली साइट्स फॉर द टूरिस्ट, आज की डेट में माउंटेन ऑल्सो बहुत अच्छा हो गया है, क्या हो गया है, घूमने की जगह। तो मोस्ट ऑफ द पीपल वर थिंकिंग कि भाई हम वहाँ पे जाके अपना थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे, क्यों, क्योंकि वो थोड़ी सी हमें एनर्जी बूस्ट करती है, बिकॉज व्हेन वी गो नियर टू द नेचर वी गेट अ पॉजिटिव वाइब्स, हमें क्या मिलता है, पॉजिटिव वाइब मिलती है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम वो फॉर्म करते हैं, इसलिए लोग वहाँ पे घूमना फिरना पसंद भी करते हैं। द विजिट ऑफ माउंटेन फॉर द साइन ब्यूटी, इट इज इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर द इनकम फॉर द पीपल। अब पहले हमने देखा एग्रीकल्चर, फिर देखा एनिमल हस्बेंड्री, राइट, तो ये दो थे, बट तीसरा कौन सा है, टूरिस्ट। ये हमें देखने को अलग अलग चीज़ें कि अब वहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम बढ़ रहा है, बट एक इससे इफेक्ट ये पड़ता है कि भाई इतना ज़्यादा जब हमारे देख रहे हैं कि टूरिस्ट इतने ज़्यादा जाएंगे, देन दे ऑल्सो अफेक्ट द नेचर ऑल्सो, राइट, वो नेचर पे भी फर्क डालते हैं। सेवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग, हैंगिंग ग्लाइडिंग, रिवर राफ्टिंग, स्काइंग एंड द पब्लिक, ये सब वहाँ पे जब लोग जाते हैं घूमने के लिए तो वो सोचते हैं कि वो जितना से ज़्यादा इंजॉय कर सकें उतना वो ज़्यादा इंजॉय करें, राइट। तो इसीलिए क्या देखने को मिला हमें, ये क्या देखने को मिला, लोग वहाँ पे अलग अलग स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके अपनी लाइफ को और ज़्यादा इंजॉयफुल बनाते हैं, कहाँ पे, माउंटेन एरियाज में। फॉर मेनी सेंचुरीज पीपल ट्रैवल, देखो वहाँ पे अब ये भी होता है कि खाली घूमने फिरने तो कई लग जाते हैं बस अपने मन को फ्रेश करने के लिए, बट कुछ ऐसी जगह भी हैं जहाँ पे हमारी इंपॉर्टेंट साइट्स है। कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स है, रिलीजियस साइट, राइट, उसकी वजह से हम वहाँ पे कर सकते हैं। As the inflow of the visitor increasing day by day, it is putting the mountain environment under the pressure and it is often difficult to find right balance. But उससे हमारा जो इकोलॉजी है, जो हमारे इन्वायरमेंट वो अफेक्ट होता है। सिंपल सी बात है, अगर कुछ भी चीज़ एक्सेसिव अमाउंट में होगी तो इट विल ऑलवेज एंड ऑलवेज हार्म टू आवर नेचर। वही चीज़ यहाँ पर है कि जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पर जब जाएंगे तो वो वहाँ के नेचर को भी अफेक्ट करेंगे। मतलब क्या कि उनका नेचर अफेक्ट होगा, किसका, उस पर्टिकुलर एरिया का। कैसे, अगर मान लो बहुत सारे लोग अगर एक ही जगह पे इकट्ठा हो जाएंगे, फिर वहाँ पे उनकी अलग अलग एक्टिविटीज़ होंगी, राइट, तो उसकी वजह से हमारी लाइफ हैम्पर होगी। किसकी लाइफ, जो लोग कहाँ रहते हैं, वो रहते हैं माउंटेन एरिया में, ठीक है, अंडरस्टूड। इसलिए गवर्नमेंट ने कुछ रूल्स बनाए कि एक बार में इतना स्लॉट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा जो लोग अमरनाथ यात्रा में जाते हैं या वैष्णो देवी में जाते हैं तो अब टोकन लगते हैं, राइट, ताकि वो उनके पास एक फिक्स हो कि एक दिन में इतना ही स्लॉट जाएगा, दूसरे दिन में इतना स्लॉट जाएगा, ताकि एक बैलेंस थोड़ा सा बना रहे, ठीक है। जब माउंटेन की बात कर रहे हैं तो उसमें क्लाइंब करने वाले भी लोगों की बात होगी। उसी में से इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट एंड फर्स्ट फीमेल जिसने क्लाइंब किया वो था बिजेंद्री पाल। बिजेंद्री पाल
is the first lady from the India who climbed the mountain. लिखा है बिचेंद्री पाल started climbing mountain from a young age, led many women's climbing expedition. She is the first woman of the Indian climb mountains in the 1984. तो 1984 में इन्होंने इतना बड़ा अचीवमेंट उन्होंने अचीव कर लिया, राइट, छोटी सी एज में. एंड शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री एंड द पद्म भूषण 2019. सेम 1984 में उनको पद्मश्री दिया गया और 2019 में पद्म भूषण. तो ये अवार्ड एंकरेजमेंट करता है दूसरों को. आपने सपोज दैट आपने कोई एक बहुत अच्छा वर्क किया तो उसके रिवॉर्ड में अगर आपको एक अवार्ड मिलेगा तो आपको इंस्पिरेशन मिलेगी, यू विल फील वेरी हैप्पी, राइट. इसीलिए यहां पर ऐसा लिखा गया है, राइट. अरुणिमा सिन्हा लॉस्ट अ बैग इन एन एक्सीडेंट ऑफ शी वाज 30. देखो अब एक होता है एक छोटी सी वजह की वजह से हम बहुत, तो यहाँ पर भी वो है कि हमने क्या करा, हमने काम किया कुछ और फिर वो एक अलग लेवल पे चला गया, एक छोटा सा इंसिडेंट हो गया. इनके साथ हुआ अरुणिमा सिन्हा, इनका बस क्या हुआ, बैग लॉस्ट हुआ, पर उसके लिए उन्हें बहुत चलना पड़ा. उस चलने से इन्हें ये एक रियलाइजेशन हुआ कि मैं भी क्या कर सकती हूँ, मैं भी माउंट एवरेस्ट क्लाइंब कर सकती हूँ, मैं भी एक बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पे जा सकती हूँ. तो इन्होंने उसको अपना पैशन बना लिया. तो विद बिचेंद्री पाल एंकरेजमेंट एंड ट्रेनिंग, किसने उसको ट्रेन किया है, इन्होंने, जिन्होंने सबसे पहले किया था. शी मैनेज टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट इन 2013 एंड वेंट टू क्लाइंब द हाईएस्ट पीक ऑफ एवरी कॉन्टिनेंट. इन्होंने जितने कॉन्टिनेंट थे, सब कॉन्टिनेंट की जितनी हाईएस्ट पीक थी उन सब पे इन्होंने अपना क्लाइंबिंग किया. शी वॉज अवॉर्डेड पद्मश्री इन 2015 और उनको कब मिला पद्मश्री 2015 में, राइट. सो दे आर डिफरेंट कम्युनिटीज एंड द रिलीजियस प्रैक्टिसेस डन ऑन द माउंटेन एरियाज. अब हम देखते हैं कि कई सारे जो बात करते हैं इसकी माउंटेन एरियाज की, तो वहाँ पर कई पर्सन्स अलग अलग फेथ से भी वहाँ पर जाते हैं. अभी हमने देखा कि भाई लोग अपने जैसे एक्टिविटी करते हैं, राइट. तो वैसे ही जैसे हमने इंडिया में अपनी ज़मीन को, जो अपना लैंड है, उसको भारत माता कहा है, वैसे ही अलग अलग देशों ने, अलग अलग कंट्रीज़ ने इसी माउंटेन्स को अपने गॉडेसेस भी कहा है, जिसमें नाम आता है तिब्बत का भी कम एंड नेपाल का भी. Many traditional communities around the world consider mountain as to be sacred place and worship them. Mount Everest, the highest mountain on the world. हमें पता है कि माउंट एवरेस्ट वर्ल्ड का सबसे बड़ा माउंटेन है. कौन सा, माउंट एवरेस्ट. 8,849 क्या है हाइट, 8,849 क्या है इसकी हाईएस्ट पीक है. हैज मेनी नेम, तिब्बतन कॉल चोमांगलुमा. चोमलुंगमा इज द नेम गिवन बाय द तिब्बतियंस. किसको दिया उन्होंने नाम, माउंट एवरेस्ट को. कितना हाइट है, 8,849, 8,849 इसकी हाइट है. और ये अभी भी यंगेस्ट माउंटेन है, यानी अभी भी ये इमर्ज हो रहा है. व्हाट दे कॉल, दे डेजिग्नेट एज अ मदर गॉडेस. उन्होंने उसको क्या बोला, एज अ मदर गॉडेसेस ऑफ द वर्ल्ड एंड वर्शिप द माउंटेन सच. नेपालीज कॉल इट सागर माथा. नेपाली क्या बोलते हैं उसको, नेपाली उसको बोलते हैं सागर माथा. ये आप याद रखना कौन उसको क्या बोल रहा है. मीनिंग गॉडेस ऑफ द स्काई. उसका मतलब क्या है, ये गॉड है किसकी, गॉडेस किसकी है, स्काई की. सिमिलरली माउंट कैलाश इज द इन तिब्बत इज हेल्ड सेक्रेड बाय द फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म, बुद्धिज्म, जैनिज्म एंड बोन एन एंशिएंट तिब्बतन रिलीजन. वैसे माउंट कैलाश हम सब जानते हैं कि माउंट कैलाश के अंदर में सबकी अपनी अपनी आस्था जुड़ी है. उसी में ही जो हिंदूज हैं उनका ये मानना है कि ये भगवान शिव का रिसाइडिंग प्लेस है, राइट, अंडरस्टूड. फिर बुद्धिज्म, जैनिज्म, इन लोगों की भी इसमें आस्था है. तो मतलब हर एक माउंटेन को हमने क्या दिया, हर एक माउंटेन को हमने अपना सेक्रेट प्लेस बनाया है. क्यों बनाया है, ताकि हम उसको प्रिजर्व कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें और उसको अच्छे से रख सकें. सच reverence for the mountain summit is also found elsewhere in India as well as in the other part of the world. तो हर जगह कहीं ना कहीं ये चीज़ें होती है कि we have to protect the nature, we have to protect the mountain also. तो उसकी अलग अलग summits and all होती रहती हैं. Next topic is plateaus. Anyone knows what is the meaning of plateau? पता है plateau क्या होता है? ये जमीन से जो उठा हुआ भाग होता है, ये भी फ्लैट होता है, बट ये जमीन से थोड़ा सा उठा हुआ होता है, इसको बोलते हैं प्लेट्यूज, राइट. जैसे फॉर एग्जांपल ये प्लेन एरिया हो गया, उसी प्लेन एरिया में थोड़ा सा उठा हुआ भाग हो गया ऐसे, फिर ये नीचे चला गया ऐसे ऐसे करके, फिर ऐसे ऐसे. तो ये माउंटेन नहीं होगा, क्योंकि माउंटेन की हाइट बहुत ज़्यादा होती है, इसकी हाइट इतनी ज़्यादा नहीं होती, राइट. तो उसके क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं प्लेट्यूज. क्या बोलते हैं हम, वी कॉल इट प्लेट्यूज.
अब प्लेट्यू इज एलिवेटेड फ्लैट लैंड, क्या है ये एलिवेटेड, एलिवेट हो गया यहाँ से ऊपर गया, फिर क्या फ्लैट हो गया, इट इज फ्लैट टॉप्ड टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे घर है और घर के अंदर में टेबल, जैसे सपोज दैट अभी आप टेबल पे बैठ रहे हो, राइट, तो वो जो टेबल है वो लैंड से उठा हुआ भाग है, लैंड की जमीन के एकदम पहले तो उसके उठा हुआ है, तो वो एग्जाम्पल हो गया। लैंड स्टैंडिंग अबव द सराउंडिंग एरियाज। अब प्लेट्यू में हैव वन और मोर साइड विद स्टीप स्लोप, एक के दो साइड स्टीप स्लोप होता है। द हाईएस्ट प्लेट्यू ऑफन वेरी फ्रॉम द फ्यू हंड्रेड मीटर ऑफ द 7,000 मीटर, तो एक जगह से लेके 1000 मीटर तक वो चलता चला, मतलब बहुत बड़ा बड़ा है, जैसे इंडिया में भी है उसका, राइट, डेक्कन प्लेट्यू जिसका नाम है, डेक्कन प्लेट्यू इज एन एग्जांपल ऑफ इंडियन प्लेट्यूज। प्लेट्यू लाइक माउंटेन में बी यंग और ओल्ड। अब जैसे माउंटेन्स होते हैं, यंग माउंटेन, ओल्ड माउंटेन, यंग माउंटेन का एग्जांपल बताओ आप लोग, एनी आइडिया? माउंट एवरेस्ट इज द एग्जांपल ऑफ द यंगेस्ट माउंटेन, और ओल्ड माउंटेन का एग्जांपल अरावली, वेरी गुड। द डेक्कन प्लेट्यू ऑफ द सेंट्रल एंड द साउथ इंडिया इज वन ऑफ द ओल्ड प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। तो डेक्कन प्लेट्यू अभी मैंने बताया कि ये कहां पर है, इंडिया के सेंट्रल पार्ट में डिवाइडेड है, एंड साउथ दोनों जगह देखने को मिलता है। तो इंडिया का ये प्लस वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्लेट्यूज में से एक है क्या, डेक्कन प्लेट्यू। ये आपको लगना है, या सपोज दैट आपसे पूछा जाए वर्ल्ड का वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू कौन सा है, तो डेक्कन प्लेट्यू इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड। फॉर्म थ्रू द वॉल्केनिक एक्टिविटी मिलियंस ऑफ द, और कैसे फॉर्म होता है, वॉल्केनो इरप्ट हुआ यानी लावा निकला, निकल के हवा में तो जाएगा नहीं, रहेगा जमीन पे आएगा, जमीन के आने के बाद वो धीरे धीरे फैलता है, और जब वो फैलता है धीरे धीरे उसके बाद फिर उसमें एक चीज़ होती है कि वो ठंडा होता है, जो ठंडा होता है तो वो क्या फिक्स हो जाता है एक जगह पे, क्योंकि वो भी क्या है उसके अंदर सेल्ट हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो जब एक जगह जमा हो गया और जब थाउजेंड्स ऑफ और ईयर्स हो गए तो वो किसका उसने रूप ले लिया, उसने रूप ले लिया ज़मीन का या लैंड का, राइट, तो वो एग्जाम्पल उसका हो गया। द ईस्ट अफ्रीकन प्लेट्यू इन केनिया, तंजानिया, युगांडा एंड वेस्टर्न प्लेट्यू ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड द अदर एग्जाम्पल। तो और भी बहुत सारे पुराने हैं जो कि वॉल्केनिक एक्टिविटी से ही बने हैं, कौन कौन से, वो अफ्रीका के अंदर में केनिया, तंजानिया, युगांडा, और ऑस्ट्रेलिया भी उसका ही एक एग्जाम्पल है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ऐसे प्लेट्यूज हैं, अफ्रीका के अंदर भी ऐसे प्लेट्यूज हैं जो कि मिलियंस ऑफ ईयर पुराना है, वॉल्केनो निकला और वॉल्केनो निकलने के बाद क्या हुआ, वो ठंडा हुआ, ठंडा होने के बाद फिर क्या हुआ, फिर वो जमा हो गया, जमा होने के बाद फिर वो क्या हुआ, जमा होने के बाद वो एक लैंड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिख रही है, वो है तिब्बत प्लेट्यू की, क्या है उसमें, द तिब्बत प्लेट्यू इज द हाईएस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड विद द हाइट ऑफ 4,000 to 6,000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल मतलब जो हमारा समुद्र है उससे उसकी मेजरमेंट करते हैं, तो 4 से 6,000 मीटर की जो हाइट है वो आप यहाँ पे देखोगे आप किस तरह, ये कैसे बना, उठा हुआ पोर्शन है, राइट। अब ये इतना पोर्शन, ये पूरा पोर्शन क्या है, ये प्लेट्यू का फॉर्मेशन है, ये तो पूरा माउंटेन हो गया। अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में, प्लेट्यू को हिंदी में बोलते हैं पठार, क्या बोलते हैं, पठार। तो तिब्बत का पठार सबसे ज्यादा ऊंचा है पूरी दुनिया में। अगर हम बात करें हाईएस्ट प्लेट्यू तो कौन सा है, वो है तिब्बतन प्लेट्यू, और ये पुराना भी बहुत ज्यादा है। प्लेट्यूज आर वेरी यूजफुल, किस लिए यूजफुल होते हैं, बिकॉज वहां पे क्या मिलता है, मिनरल डिपॉजिट्स, बहुत सारे मिनरल होते हैं। सिंपल सी बात है, वो जो वॉल्केनो इरप्ट होता है, जो वॉल्केनो निकल रहा है उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट्स निकलते हैं, यस। जब उसमें से बहुत सारे कंपोनेंट निकलते हैं तो उसके अंदर मिनरल्स भी होते हैं, और जब वो जमा हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जब वो जितना भी लैंड के फॉर्म में बनता है लावा, तो उसके अंदर मिनरल्स हो जाएंगे। तो अगर आपसे पूछा जाए जो प्लेट्यूज हैं उसकी क्या खासियत है, उससे क्या बेनिफिट होता है, तो प्लेट्यूज के अंदर में सबसे ज्यादा क्या मिलता है, मिनरल डिपॉजिट। क्या मिलता है, मिनरल डिपॉजिट्स। दे हैव बीन कॉल्ड स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल, जस्ट रिमेंबर दैट वर्ड, व्हाट वी कॉल इट, स्टोर हाउस ऑफ द मिनरल। व्हाई वी कॉल इट स्टोर हाउस, बिकॉज वहां पे स्टोर हो रखे हैं, क्या स्टोर हो रखे हैं, मिनरल्स, वेरी गुड। एज अ रिजल्ट मेनी ऑफ द माइनिंग एरियाज इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड प्लेट्यूज एरिया। अब सिंपल सी बात है, जहां पे आपको मिनरल्स मिलेंगे वहां पे आप फॉर्म भी लगाओगे, राइट, वहां पे आप माइनिंग भी करोगे, तो इसीलिए जितने भी प्लेट्यूज होते हैं उसके आसपास सबसे ज्यादा माइनिंग एक्टिविटीज होती है। इंडिया में पता है कहां पर होती है, इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से एक जगह है, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, ये थोड़ा सा उसका पोर्शन होता है, इसमें ही आपको सबसे ज्यादा मिनरल देखने को मिलते हैं, ठीक है। द अफ्रीका प्लेट्यू इज फेमस फॉर द गोल्ड एंड डायमंड माइनिंग। अब अफ्रीका है, अभी हमने पढ़ा तंजानिया, राइट, युगांडा, इस तरीके से, तो वहां पे कीनिया, तो वहां पे क्या है, इन तीनों के तीनों को वहां पे कंट्रीज है, ये तीनों कंट्रीज कहां पे मिलती है, अफ्रीका में।
अफ्रीका किससे फॉर्म हुआ इन तीनों जगह का? थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शन यानी लावा। और लावा किस में कन्वर्ट हो गया? प्लेट्यू में। अब जब वो प्लेट्यू में कन्वर्ट हुआ तो वहां पे कोई ना कोई मिनरल मिलेगा। तो कौन सा मिनरल मिल रहा है? दो मिनरल जो कि सबसे ज्यादा प्रीशियस है पूरे वर्ल्ड में। पहला गोल्ड, दूसरा डायमंड। यू हैव टू रिमेंबर कि कौन कौन से वहां पे मिनरल्स मिल रहे हैं। तो गोल्ड एंड डायमंड। In India, huge reserve of the iron, coal and magnesium are found in the छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो इंडिया में कौन सा है? इंडिया में छोटा नागपुर प्लेट्यू। और कौन कौन से मिनरल्स हैं? आयरन, कोल एंड मैग्नीज। तो जस्ट रिमेंबर दैट थिंग्स कि इंडिया में कौन कौन सा मिलता है। इंडिया में मिलता है उसको क्या नाम है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। क्या नाम है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। और कौन कौन से मिलते हैं? आयरन, कोल एंड मैग्नीज, राइट। In the plateau area, there may be several waterfalls as the a river falls. तो वहाँ पे अब सपोज दैट कि वो एरिया बहुत ज़्यादा, वहाँ पे हम बात करते हैं प्लेट्यूज फॉर्म, तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा जगह भी रहेगा। अब जो वो एकदम कहीं पे ऊंचा कहीं नीचा, कहीं ऊंचा कहीं नीचा, मतलब प्लेट्यूज के फॉर्मेशन में वो फिक्स तो होता है नहीं, इस फॉर्म में होगा, राइट। ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, ऐसे ऐसे। अगर हम तो वहाँ पे पानी भी तो तेजी से फ्लो होगा। तो इसी प्लेट्यू में क्या वाटरफॉल्स भी देखने को मिलते हैं। वाटरफॉल मतलब लेट्स लाइक झरना, ठीक। अब उन्हीं वाटरफॉल्स में हम कुछ वाटरफॉल्स का नाम सुनेंगे। क्या नेम है? हुंड्रू फॉल्स। कहाँ पर है? छोटा नागपुर। अभी हमने पढ़ा कि मिनरल्स के लिए कौन सा प्लेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। तो यहाँ पे भी कौन सा है? हुंड्रू, छोटा नागपुर प्लेट्यू। ऑन द रिवर सुब्ररेखा। कौन सी रिवर है? सुब्ररेखा। एंड जॉगफॉल इन कर्नाटका। और जॉगफॉल कहां पर है? कर्नाटका में। एग्जाम्पल ऑफ वाटरफॉल, राइट। तो दीज आर द टू एग्जाम्पल, सुब्ररेखा फर्स्ट वन एंड नेक्स्ट वन द जॉगफॉल। सुब्ररेखा कहां पर है? छोटा नागपुर प्लेट्यू। और जॉगफॉल कहां पर है? कर्नाटका। द लावा प्लेट्यू आर रिच इन ब्लैक सॉइल। अब लावा बस निकला। अब सारे के सारे जो प्लेट्यूज होते हैं वो अलग अलग तरीके से बनते हैं। तो ये जो लावा से निकल रहा है प्लेट्यू जो बन रहा है, उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा है? ब्लैक सॉइल। अब लावा जब निकलेगा रेड होगा, फिर वो जब ठंडा होगा तो वो ब्लैक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जहाँ पे ब्लैक है दैट मीन्स कि वहाँ पे क्या होगा? कभी ना कभी लावा निकला होगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी सॉइल है वहाँ पे? ब्लैक सॉइल। दैट आर फर्टाइल एंड गुड फॉर द कल्टिवेशन। इट इज वेरी, वहाँ पे हम कुछ खेती भी कर सकते हैं। कहाँ पे? ब्लैक सॉइल में। मेनी प्लेट्यूज हैव अ सीनिक स्पॉट एंड एरिया ऑफ द ग्रेट अट्रैक्शन ऑफ द टूरिस्ट। और कई सारे जैसे प्लेट्यूज जहाँ पे हमने बात की जॉगफॉल हो गई ये, तो जितने प्लेट्यूज में अलग अलग फीचर्स होते हैं, क्रिएचर्स होते हैं, वहां पे लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं लोग? क्योंकि वहां पे उनको कुछ यूनिक सा देखने को मिलता है। जॉगफॉल है, सुब्ररेखा फॉल है, वहां पे देखोगे बहुत सारे टूरिस्ट उस जगह जाते हैं, तो वहां जरूर जाते हैं। जो छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ जा रहा है वो वहां पर जरूर जाएगा, जो कर्नाटका है वो वहां पर जरूर जाएगा, क्योंकि वो है ही इतना ज्यादा ब्यूटीफुल, राइट। The plateau environment is a very diverse across the world. Many plateaus have a rocky soil which make them the less fertile than the plain and therefore less favorable to the farming. अब हमने रिसेंटली अभी एग्जांपल देखा प्लेट्यू का, कौन सा? ब्लैक वाला, जो बेस्ट था कल्टीवेशन के लिए। पर सारे के सारे जो लावा से फॉर्म्ड होते हैं या जो ये प्लेट्यूज है सब एक जैसे नहीं होते। अभी हमने एग्जांपल देखा कि यहाँ पर क्या है, ये नॉट फेवरेबल है। कौन सा? रॉकी वाला, रॉकी सॉइल्स में, ठीक है। नेक्स्ट वन, प्लेन्स। क्या है ये? क्या होता है प्लेन? एनी आइडिया? क्यों फेमस है? और इकोनॉमिकली हमारे लिए इंपॉर्टेंट भी है या नहीं? और इंपॉर्टेंट है तो कितना? नाउ लेट्स डिस्कस। प्लेन्स आर लार्ज स्ट्रेच ऑफ फ्लैट लैंड और जेंटली अंडुलेटिंग सरफेस। मतलब फॉर एग्जाम्पल कि क्या है प्लेन? सिंपल सा, ये ऐसे रास्ता, ये जमीन जो ऐसे जा रही है, थोड़ी बहुत हो गया ऐसे ऐसे हो गया। तो ये एग्जाम्पल किसका है? एग्जाम्पल है प्लेन्स का। और ये फॉर्म कैसे होता है? बाय द डिपोजिशन ऑफ द रिवर। रिवर आती है, फ्लड लेकर आती है, फिर फ्लड का जो उसके पास जो बचा हुआ जो सिल्ट होता है या जो सॉइल होता है वो डिपॉजिट करके फिर चली जाती है। तो ऐसे ही ये प्लेन्स बनते चले जाते हैं, राइट। इंपॉर्टेंट क्यों है? फॉर एग्रीकल्चर पर्पसेज, फॉर ट्रांसपोर्टेशन, राइट। नाउ कम, दे आर जनरली नॉट मोर देन 300 मीटर अबव द मेन सी लेवल। अब सी से जब इसका हम लेवल को मेजर करते हैं तो इसकी मिनिमम क्या है? 300। कितना है? 300। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल और डीप वैलीज।
सिंपल सी बात है, जब ये प्लेन होगा तो डीप कैसे होगा ना, यहाँ फिर वैली मिलेगी, राइट। वैली मतलब जो बिल्कुल ये माउंटेन है, राइट। अब ये माउंटेन हो गया तो यहाँ पे वैली मिलेगी, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेस है। पर अगर हम बात करें प्लेन एरिया की तो यहाँ पे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ हो गया, थोड़ी सी यहाँ पे स्पेस बन गया, वहाँ पे बन गई, पर ऐसा हर जगह नहीं होता। दे डू नॉट हैव एनी लार्ज हिल्स और डीप वैलीज, मोस्ट ऑफ द प्लेन आर फाउंड बाय रिवर्स एंड द ट्रिब्यूटरीज। तो किससे फाउंड हो रहा है? अभी बताया मैंने कि जो ये प्लेन एरिया से या तो रिवर या उसके ट्रिब्यूटरी से वो प्लेन्स में कन्वर्ट हो जाता है। The river fall down slope to the mountain and erode them. They carry forward to the eroded material. They are deposited there consisting of stone and sand and silt or sedimentation. What is the meaning of sedimentation? Sedimentation means suppose that ये river है, river flow हुई, overflow हो गई, तो इसके पास जितना चीज सामान लेकर आए थे वो यहाँ पे उसने डिपॉजिट कर दिया, इधर भी ऐसे करा, यहाँ डिपॉजिट कर दिया। और जो ये जो डिपॉजिट्स है, जो ये डिपोजिशन हो रहा है, इस डिपोजिशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। क्या बोलते हैं? सेडिमेंटेशन। क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन, राइट। Along their courses and in their valleys, it is from these deposits that plains are found. Generally, plains are very fertile. तो जब हर साल जो चीज़ें, जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी पढ़ाई कर रहे हो, आपने आधे एक घंटे का ब्रेक ले लिया, उसके बाद जब आप आके पढ़ोगे तो आपकी इंटेंसिटी और अच्छी होगी, उतनी होगी। या फिर आप कंटिन्यू 6 घंटे तक पढ़ रहे हो, उसके बाद आप सो गए, कोई बेनिफिट नहीं, क्योंकि उतनी देर तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बनता। आपने 1 घंटा पढ़ा, 10 मिनट का ब्रेक लिया, फिर 1 घंटा पढ़ा, तो इट विल बी फ्रेश। सेम ऐसी किसका होता है? रिवर का होता है। रिवर आती है, फ्लड आया, डिपॉजिट कर दिया, नेक्स्ट ईयर आया, डिपॉजिट कर दिया, तो हर साल वो रिन्यू हो रही है। इसीलिए जो एलुवियल सॉइल होती है कैसे फाउंड होती है? डिपोजिशन ऑफ द फ्लड। तो हर बार जब फ्लड आएगा नई डिपॉजिट रखेगा, पुरानी लेके चला जाएगा। तो इसीलिए एलुवियल प्लेन इज बेस्ट suited for the agriculture. So why people wanted to shift in a plain area? लोग क्यों चाहेंगे कि उन्हें प्लेन एरिया में रहना है? पहली चीज, अगर आपके पास ऑप्शन हो कि आपको प्लेन एरिया में रहना है यूपी में या फिर आपको हिमालय में रहना है, तो व्हाट विल यू चूज? आप चूज करोगे कि भाई यूपी और इधर रहना आसान है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर चीज़ इजीली अवेलेबल मिल रही है। वहीं अगर आप जाओगे हिली एरिया में तो वहाँ पे लाइफ बहुत डिफिकल्ट है, तो इसलिए प्लेन के अंदर में ह्यूमन सेटलमेंट बहुत ईजी है। दूसरा, यहाँ पे लोग एग्रीकल्चर, राइट, ह्यूमन हैबिटेशन तो है। दूसरा एग्रीकल्चर, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लिए। अगर हमें सर्वाइव करना है तो वी शुड ईट, उसके लिए वी हैव टू ग्रो, हमें कुछ ग्रो करना पड़ेगा ना, तो उसी के लिए हम क्या करते हैं? हम एग्रीकल्चर करते हैं। और एग्रीकल्चर बहुत आसानी से और एक लार्ज एरिया में बिना किसी डिफिकल्टी के कहाँ पे हो सकता है? प्लेन एरिया में। इसलिए यहाँ पे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट है। फिर फ्लैट सरफेस प्लेन है, सुटेड फॉर कल्टीवेशन क्रॉप्स, प्लेन सपोर्टिव। अब यहाँ पे हम देखते हैं कितना सारा हमारे पास वेजिटेशन है, राइट। हमारे पे कितने सारे देखने को जानवर मिलते हैं, कितने सारे पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं। मतलब यहाँ पे जो वेजिटेशन है वो भी बहुत सुपीरियर, बहुत बेस्ट क्वालिटी का मिलता है। इसीलिए प्लेन एरियाज के अंदर में आप देखते हो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन रहती है, ठीक है, वेरी गुड। सो यहाँ पे इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर में हमें डिफरेंट रेंजेस देखने को मिलती हैं। प्लेट्यूज हैं, वैलीज हैं, फिर हमारे पास हमारे पास जो ये रेंजेस देख रहे हो आप, माउंटेन, वो भी है। ड्यू टू फ्लैट सरफेस इट इज ईजियर टू बिल्ड अ ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क ऑन द प्लेन। तो जो ये इतना ट्रांसपोर्टेशन इतना आसान मिल रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे फ्लैट सरफेस है, बस आपको क्या करना है? आपको वहाँ पे बिल्ड करना है। माउंटेन में होते तो पहले माउंटेन कट करना पड़ता, फिर फ्लैट करना पड़ता, फिर बनाते, बट यहाँ पे तो फ्लैट है, बस आपको वहाँ पे स्ट्रक्चर फॉर्म करना है, राइट। अब वर्ल्ड मैप शोज अ फ्यू मेजर माउंटेन्स, रेंजेस, प्लेट्यूज एंड द प्लेन। यहाँ पे कुछ प्लेट्यूज हैं, माउंटेन्स हैं एंड द प्लेन एरियाज हैं, राइट। अब जो आपको ये दिख रहा है ये सब क्या है? ये प्लेट्यू है, तिब्बतन प्लेट्यू, वर्ल्ड का सबसे ऊंचा और बड़ा प्लेट्यूज है। फिर यहाँ पे ये क्या है? अरावली, ये माउंटेन रेंज है, वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, पुरानी से पुरानी जो माउंटेन है, जो रेंजेस हैं, उसमें कौन सा नाम आता है? अरावली का, राइट। यहाँ पे ये क्या है? ये हिंदू कुश है, ये भी एक माउंटेन है, रेंजेस है। ये सब आपको जो देखने को मिले सब ये रेंजेस है। ये हमारा प्यारा भारत, राइट। उसमें जो ये देखने को मिलता है हमारे पास कैसी है? अलग है।
ग्रीन ग्रीन मतलब यहाँ पे देखो अलग अलग स्ट्रक्चर फॉर्म हो रखा है, ठीक है। अब जो पिक्चर हमने नाउ जो अभी हमने पिक्चर देखी उसके अंदर में हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशन है। व्हाट इज द कलर ऑफ गंगा प्लेन? लाइट से ग्रीन एंड येलोइश था, राइट। व्हाट डज द व्हाइट एक्सपेंस रिप्रेजेंट? व्हाइट वाला क्या रिप्रेजेंट करेगा? स्नो। देन व्हाट डज द ब्राउन एक्सपेंस एट द बॉटम लेफ्ट ऑफ द इमेज रिप्रेजेंट? ब्राउन कलर में क्या हो जाएंगे? आपके माउंटेन्स वगैरह आ गए। तो ये सब उसमें पिक्चर्स के अंदर में। लाइफ इन द प्लेन, कैसा लाइफ है प्लेन के अंदर में? अज्यूम करो सपोज दैट आप प्लेन में रहते तो कैसे स्ट्रक्चर होगा? अलग होगा। द ग्रेट प्लेन हैव सपोर्टेड अ वाइड वैरायटी ऑफ कल्चर ऑफ थाउजेंड ऑफ ईयर्स। मतलब हमें देखने को मिलेगा जितना ह्यूमन सेटलमेंट पुराने से पुराना देखने को मिलेगा। जैसे अगर हम बात करें, शायद आपने सुना हो हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन, तो वो वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट, पुरानी से पुरानी क्या है? सिविलाइजेशन है। और वो कहाँ फॉर्म्ड हुई? प्लेन एरिया में, कुछ पाकिस्तान में, कुछ इंडिया में। तो प्लेन एरिया था, वहां पे फॉर्म्ड हुआ। तो इसीलिए इंपॉर्टेंस क्या है प्लेन एरिया की? वहां पे थाउजेंड्स ऑफ बिफोर जो हुआ था वो सब हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। 40 करोड़ पीपल, मोर देन 1/4 ऑफ द टोटल इंडियन पॉपुलेशन लिव इन द इंडियन गंगा प्लेन कॉल्ड गंगेटिक रीजन। तो अगर हम बात करें मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन इंडिया की कहाँ रहती है, तो रहती है गैंगेटिक प्लेन में। कहाँ रहती है? गैंगेटिक प्लेन में। मोस्ट पीपल लिव इन अ प्लेन, वर्क इन फार्मिंग एंड रेंचिंग। तो मोस्टली लोगों का क्या काम है भाई? फार्मिंग कर लिए, रेंचिंग कर लिए, यही इनका काम है बस। बट द मेजर ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल इंक्लूडिंग द फिशिंग एंड द एग्रीकल्चर। बट सबसे ज्यादा हम बात करें तो क्या है? इंडिया में एग्रीकल्चर है और फिशिंग है। फिशिंग कैसे यहाँ पे बहुत ज्यादा है? द रीजन बीइंग, यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं एग्रीकल्चर की, दैट मीन्स वाटर भी तो होगा, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर भी होगा, तभी तो एग्रीकल्चर होगा। और वहाँ पे न्यूमरस रिवर्स भी होगी। तो जो बहुत बड़ी बड़ी जो रिवर्स हैं, जो स्ट्रीम्स हैं, उसके अंदर में क्या मिलती हैं? फिशेज मिलती हैं। तो लोगों के पास दो ऑक्यूपेशन आ गए, एक तो एग्रीकल्चर, दूसरा फिशिंग। नेक्स्ट, क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, मेज, बार्ले, मिलेट्स आर ग्रोन। सिंपल, जैसे आप हरियाणा, पंजाब, यूपी, बिहार इधर जाओगे तो आपको क्या है? ये सब भरमार मिलेगा। सबसे ज्यादा लोग यही ग्रो करते हैं, क्योंकि ये खाली प्लेन एरिया में अच्छे से हो सकता है। प्लेन एरिया में अच्छे से क्यों हो सकता है? क्योंकि इसके लिए एक बड़ा लैंड चाहिए, दूसरा इसके लिए वाटर की इंटेंसिटी भी चाहिए। तो दोनों चीजें हमें कहाँ मिलेंगी? प्लेन एरिया में। कॉटन, जूट, हेम्प आर द फाइबर क्रॉप्स ग्रोन आर ऑल्सो ग्रो इन गैंगेटिक प्लेन। कॉटन ग्रो इन अ गैंगेटिक प्लेन। अब उस टाइम में हम देखा हमने कि यहाँ पे कॉटन ग्रो हो रहा है, राइट? क्यों? क्योंकि दैट प्लेन इज सूटेड फॉर द दैट प्रोडक्शन। ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर मोस्ट रेनफेड, मतलब जो ट्रेडिशन पुराने की बात करें तो उस टाइम पे जो एग्रीकल्चर था टोटली किस पे डिपेंड होता था? रेन के ऊपर में। मतलब हम बात करें कि आज की डेट में और पुराने टाइम पीरियड में तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। क्यों फर्क है? आज की डेट में लोगों के पास आप ट्यूबवेल्स देखते हो, कैनाल्स देखते हो, उसके थ्रू दे हैव अ वेरी गुड सोर्स ऑफ वाटर। पुराने टाइम पीरियड में उनके पास जो सोर्स ऑफ वाटर था वो खाली एक था, वो क्या था? रेन। नाउ वाटर इज ब्रॉट टू द फील्ड थ्रू नेटवर्क्स ऑफ कैनाल्स एंड पम्प्ड फ्रॉम द ग्राउंड वाटर विच टर्न एग्रीकल्चर इरिगेशन। और आज की डेट में कैनाल्स बना दिए गए, पंप्स बना दिए गए, जिससे वाटर को निकाला गया और इरिगेट कर लिया। पहले नहरें नहीं थी ना, वो पंप्स थे, तो लोग डिपेंड उस पर होते थे। बट आज की डेट में दे हैव द कैनाल्स, राइट, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर करना आसान हो चुका है और अब प्रोडक्शन पहले से कहीं ज्यादा ही बढ़ चुका है, राइट। While irrigation has increased agriculture production and it has also contributed to the hierarchies of the groundwater, but इसका एक ड्रॉबैक ये भी है कि हम जितना पानी यूज कर रहे हैं, यानी ग्राउंड वाटर से जितना पानी हम निकाल रहे हैं उतना नीचे नहीं जा पाता है। तो इसलिए हमारे लिए है कि डे बाय डे जो हमारा ग्राउंड वाटर लेवल है, इसकी हम बात करिए, वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। क्यों कम हो रहा है पूछेगा आपसे, तो बोलना एक्सेसिव, यानी बहुत ज्यादा हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट। किसका? ग्राउंड वाटर का। एग्रीकल्चर में कर लिया, अपने फैमिली में कर लिया, घर में कर लिया। इसलिए हाई पॉपुलेशन एंड पोल्यूशन आर द अदर प्रॉब्लम ऑफ द अफेक्टिंग गंगा प्लेन। अब दो इसके गंगा प्लेन जो है उसको दो समस्याओं यानी दो प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है। तो दो समस्या कौन सी हैं? पहली वाली हाई पॉपुलेशन, मतलब वहां पे पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ज्यादा कैसे है पॉपुलेशन? क्योंकि उस एरिया में लोगों को रहना आसान पड़ता है, तो इसलिए वहां पर है। दूसरा, जहां पे लोग रहेंगे वहां पॉल्यूशन भी होगा भाई, वहां लोग अपना व्हीकल भी चला रहे हैं, घर का वेस्ट भी निकाल रहे हैं, प्लास्टिक भी निकाल रहे हैं, वो कहाँ जाएंगी? एनवायरमेंट में तो रहेंगी, तो वो अपने आसपास ही रखते हैं।
तो जिससे गंगा का पानी और गंगा का रीजन सब खराब हो चुका है। वेदर इन माउंटेन रेंजेस और इन प्लेन रिवर्स अराउंड द वर्ल्ड हैव कैरीड इमेंस कल्चर वैल्यू। अगर वो जो रिवर है वो प्लेन में रहे या वो रिवर कहीं माउंटेन में रहे, पर जो उसका एक वैल्यू है कल्चरल वो सेम रहता है। जैसे आपने देखा होगा गंगा की आरती होती है, यमुना की आरती होती है, पूजा पाठ होता है, नर्मदा का भी होता है, सब रिवर्स की आस्था जुड़ी। क्यों? कि वो हमारी चीज़ों को फुलफिल कर रही है। In particular, many communities have considered a river source and its in confluence with one or other river to be sacred. Various ceremonies, rituals, festivals are held in such a location. तो आपने देखा होगा बहुत मेजर सिटीज होती हैं, मेजर डेस्टिनेशन होती है जहाँ पे वो चीज़ें परफॉर्म्ड होती हैं। Plains have a gentle slope. River navigation is easy, so they support a lot of economic activity. अब यहाँ पे रिवर नेविगेशन हो गया, मतलब रिवर्स के थ्रू बहुत सारे काम स्टार्ट कर दिए, कैनाल्स बना दिए गए, डैम्स बना दिए, ठीक है, उसमें फिशिंग हो रही है। इससे क्या फायदा हुआ? इससे ये फायदा हुआ क्या कि लोगों के पास एक एम्प्लॉयमेंट मिला, लोगों के पास अब रोजगार है, जिसने हेल्प किया है उनकी लाइफ को इजी बनाने में। ठीक है। इन अर्लियर डेज पीपल यूज रिवर मोस्टली टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। पहले टाइम पे लोग इतना यूज नहीं करते थे, वो उसमें बैठे नाव से इधर से उधर चले गए, उधर से इधर आ गए, एक डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया। क्यों? क्योंकि इतना उस टाइम पे टेक्नोलॉजी नहीं था, लोगों को पता नहीं था कि इससे बहुत अच्छा डैम बन सकता है। वो ये सोचते कि इसका पानी थोड़ा डाइवर्ट कर देंगे तो कैनाल बन जाएगा, राइट, ये नहीं सोच पाते थे। बट आज की डेट में दे आर डूइंग वेरी गुड, बहुत अच्छा काम चल रहा है। इवन टुडे पीपल प्रेफर टू यूज बोट टू द मूव अराउंड द अलोंग द गंगा। हम भी जब जाते हैं घूमने गंगा के आसपास तो क्या करते हैं, हम बोट्स का यूज करते हैं। क्यों बोट का यूज करते हैं? ताकि हम वहां पे बहुत अच्छे से घूम सकें, राइट। गिव एग्जांपल्स ऑफ रिवर सोर्स ऑफ कॉन्फ्लुएंस योर रीजन दैट रिगार्ड सेक्रेड बाय, मतलब सपोज आपके घर, जैसे हम बनारस का दे सकते हैं, हम हरिद्वार का दे सकते हैं एग्जाम्पल। वहां पे क्या है, वहां पे लोग बहुत ज्यादा डिवोटेड है, किससे? रिलीजन से। वी हैव स्टडीड 3 मेन लैंडफॉर्म्स बट its surface is very complex and experts are often define a few more landforms. On such landform the desert, have you heard the word desert? कभी सुना है डेजर्ट? डेजर्ट को हम हिंदी में बोलते हैं रेगिस्तान, मतलब जहाँ पे रेत होता है, जहाँ पे वाटरफॉल बहुत कम होता है, राइट। एक डेजर्ट होता है कोल्ड डेजर्ट, यानी ठंडा डेजर्ट, जहाँ पे खाली बर्फ होती है। तो 2-3 तरह की और डेजर्ट इस जगह हमें देखने को मिलती हैं। ह्यूमन सोसाइटी डेजर्ट अडैप्टेड इन रिमार्केबल वे, बैडोन्स ऑन द अरेबियन डेजर्ट एंड देन, मतलब अरेबियन इज अ पेनिसुला। अरेबियन भी क्या है? पेनिसुला है, और वहां पे एक बड़ा सा डेजर्ट है जिसको बोलते हैं अरेबियन डेजर्ट। अब इंडिया में भी है, इंडिया में डेजर्ट कहाँ देखने को मिलता है? एनी आइडिया? कौन कौन सा स्टेट है? राजस्थान, वेरी गुड। और कौन सा स्टेट है जहाँ पे आपको डेजर्ट देखने को मिलता है? नो आइडिया? लद्दाख। लद्दाख इज अ कोल्ड डेजर्ट, राइट, और रेगिस्तान इज राजस्थान इज अ हॉट डेजर्ट। So Rajasthan community in the Thar desert have developed a suitable way of living, relying on livestock rearing and trading, and in the case of farming through the use of the irrigation technique like quant system और drip irrigation। तो राजस्थान के अंदर में भी 2-3 ऑक्यूपेशन है, क्योंकि लोग वहां रहते हैं तो उनको काम करना पड़ेगा, राइट। ये नहीं कि खाली सभी लोग एग्रीकल्चर पे बेस्ड होंगे, नहीं। राजस्थान में क्या इंपॉर्टेंट है? राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वहां का जो कल्चर है, उन्होंने टूरिज्म को इतना ज्यादा प्रमोट किया कि लोग वहां पे टूरिज्म देखने आते हैं। वहां पे फोर्ट्स बहुत सारे हैं, किले जिसे बोलते हैं, राइट। उनका कल्चर देखने आते हैं, उनका खान पान देखने आते हैं। तो उनके लिए जो सोर्स ऑफ इनकम जो बढ़िया बनाए वो क्या बनाए? वो टूरिस्ट। फिर कुछ जगह पे उनके पास एनिमल्स होते हैं, उसको हर्ट कर लिया, काऊ हो गई, कैमल्स हो गए, उनको रख लिया, उनको हर्ट करें, गॉड्स हो गई, बकरी हो गई, ये सब इनको लेके चलाना, घुमाना, उनको बेचना, ये ट्रेड हो गया, राइट। फिर जहां पे उनको लगता है कि यहाँ पे इरिगेशन, जहां पे थोड़ा बहुत पानी अच्छा है, वहां पे वो लोग इरिगेशन कर लेते हैं, राइट। इन एडिशन द ह्यूमन एडप्शन डेजर्ट आर होम टू अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड फ्लोरा एंड फौना, प्लांट लाइक। अब ऐसा नहीं कि खाली ह्यूमन बींग, जहां पे ह्यूमन बींग होगा वहां पे फ्लोरा एंड फौना भी होगा, मतलब वहां पे प्लांट्स भी होंगे, वहां पे एनिमल्स भी होंगे। बट वो डिफरेंसेस होते हैं। क्या डिफरेंसेस होते हैं? जो हम बात करते हैं एनिमल्स की, तो वहां पे एनिमल डिफरेंट तरीके होगा, वहां पे जो फौना होगा वो डिफरेंट होगा, वहाँ फ्लोरा होगा वो डिफरेंट होगा, यानी जो वहाँ पे कैक्टस होगा, यानी प्लांट का डिफरेंट वैरायटी होगा, पर होगा थोड़ा बहुत, ज़्यादा ना सही बट कम तो होगा। जैसे प्लांट लाइक कैक्टस, अकेसिया, डेट पाम हैव बीन इवॉल्व्ड टू स्टोर वाटर, राइट। यहाँ पे इसके अंदर वाटर स्टोर हो जाता है, इसकी वजह से वो सर्वाइव कर लेते हैं, राइट। सर्वाइव अलॉन्ग पीरियड फॉर द ड्रॉथ
wild animals such as camels, fennec fox, desert snakes are adapted to extreme condition. तो जो उस कंडीशन को अडाप्ट कर लेता है वो वहां सर्वाइव कर सकता है, राइट? सहारा डेजर्ट नाम सुना होगा, वन ऑफ द लार्जेस्ट डेजर्ट ऑन दिस अर्थ. सहारा डेजर्ट इज द लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट. क्या लिखा उसने? हॉट डेजर्ट इन द वर्ल्ड, स्पैनिंग ओवर 9 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर अक्रॉस द नॉर्थ अफ्रीका. कितना बड़ा है? बहुत ज्यादा बड़ा है, ठीक है. हिस्टोरिकली इट सर्व अ बैरियर बट ऑल्सो ट्रेड रूट ड्यूरिंग द एरा ऑफ ट्रांस सहारन ट्रेड. मीन्स उस वहां पे ट्रेड के लिए पर्पज है, राइट? ट्रेड के लिए भी वो इंपॉर्टेंट होता है. सिमिलरली द थार डेजर्ट इन इंडिया हैज अलोंग द बीइंग अक्रॉस रोड फॉर द ट्रेडर्स इन नोमैड्स. एंड वहां से क्या होता है? नोमैड्स हो गए और जो ट्रेडर्स हो गए, दे ऑल्सो मूव इन दैट पर्टिकुलर एरियाज. कोल्ड डेजर्ट लाइक द गोबी डेजर्ट इन मंगोलिया. चाइना याद है? चाइना के जस्ट ऊपर एक और कंट्री पड़ता है जिसको हम बोलते हैं मंगोलिया, राइट? मंगोलिया के अंदर में एक जगह है, उसको बोलते हैं गोबी डेजर्ट. व्हाट वी कॉल इट? गोबी डेजर्ट. अब गोबी डेजर्ट जो है ये क्या एग्जांपल है? एग्जांपल है कोल्ड डेजर्ट का. एंड चाइना एक्सपीरियंस हार्श विंटर but nomadic herders have learned to survive rising livestock such as yak, camels, and they suited for the extreme temperature. तो उनके वहाँ वजह से extreme temperature होता है, but people are now used to of that. They have that much of capability. उनके पास वैसे resources होते हैं, उनके पास ऐसे animals होते हैं जो उसको bear कर लेते हैं, right? In recent time, technology advances have allowed for the exploration and extraction of natural resources. क्या होता है उसमें? natural resources को extract किया जाता है in desert. For example, Rub al-Khali, यानी empty quarter of Arabian Peninsula is rich in oil reserves, making critical part of the global economy. Means हर जगह पे कुछ ना कुछ अच्छी चीजें मिलती जाती हैं, मतलब मिनरल्स कुछ मिलते हैं जिसके बेस पे वो सर्वाइव करते हैं. Likewise, the Atacama Desert in Chile is the rich in minerals like copper, lithium, essential for electronic and the renewable resources. तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज जैसे हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, उसके लिए भी उन डेजर्ट के अंदर में हमारे पास मिनरल्स अवेलेबल हैं, जिससे अब डेजर्ट की वैल्यूज बढ़ गई हैं. अब 5 ट्रांस अ कल्चर पर्सपेक्टिव. यहाँ पे आप देखोगे इन एंशिएंट तमिल संगम पोएट्री, मीन्स यहाँ का लिटरेचर है संगम लिटरेचर जिसके अंदर में पोएट्री है. उसमें क्या है? लैंडफॉर्म ऑफ क्लासिफाइड इन 5 डिस्ट्रिक्ट लैंडस्केप. उसके अकॉर्डिंग टिनियास, ये 5 लैंडस्केप डिफाइन किए गए. These landscapes were not just geographical area but were also associated with the specific human emotion, deities, lifestyle. मतलब खाली वहां पे नहीं कि जमीन है, उस जमीन से उनकी आस्था जुड़ी हुई है, राइट? उनसे उनका इमोशन जुड़ा हुआ है, उनका लाइफ स्टाइल उसी पे बेस्ड है. दिस क्लासिफिकेशन रिफ्लेक्ट द डीप कनेक्शन बिटवीन पीपल एंड देयर नेचुरल सराउंडिंग. जो ये 5 लैंडस्केप्स हैं इसके बेसिस पे उनके इमोशन जुड़े हैं, लाइफ स्टाइल और उनकी डिटीज यानी जो उनकी आस्था है वो रिफ्लेक्ट होती है. मीन्स ये पीपल और नेचर के बीच में कनेक्शन डेवलप करता है, राइट? जस्ट देख लेते हैं कौन कौन से हैं. कुरिंजिल माउंटेन रीजन एसोसिएटेड विद हंटिंग एंड गैदरिंग. दिस लैंडस्केप वाज लिंक्ड टू द इमोशन ऑफ यूनियन इन लव. तो ये किसका है? इमोशन ऑफ लव. मीन्स दे शो कि दिस इज अ इमोशन ऑफ लव. द कुरावर पीपल फॉर इंस्टेंस ट्रेडिशनली लिव्ड इन द हिल्स एंड फॉरेस्ट एंड रिलाइंग ऑन द हंटिंग फॉर सर्वाइवल. मतलब बेसिक इनका ऑक्यूपेशन क्या है? इनका ऑक्यूपेशन है हंटिंग, उसके बेस पे वो सर्वाइव करते हैं. सेकंड, मुलाई ग्रासलैंड एंड द फॉरेस्ट. क्या है यहाँ पे? ग्रासलैंड. पहले क्या था? माउंटेन रीजन था. माउंटेन रीजन में कॉमन सेंस की बात है कि माउंटेन रीजन में आप एग्रीकल्चर नहीं कर सकते, तो वहाँ पे आप जीने के लिए क्या करोगे? आप हंटिंग करोगे, राइट? थोड़ा बहुत हो गया कि आप एग्रीकल्चर कर लिया, वरना हंटिंग और माउंटेन पे ही आप डिपेंड रहोगे. Primarily pastoral, the deposit in these people region engage in the cattle rearing. This landscape symbolizes the patience waiting, often depicting the longing for a loved one to return on the journey. तो ये उनका सिम्बलाइजेशन, कैटल्स हो गया, कुछ हो गया, उसको एंगेज करते हैं. मतलब सबका जो देख रहे हो आप, ऊपर वाला जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, इस पे डिफरेंट है, राइट? एवरी पर्सन जस्ट हैविंग देयर ओन कल्चर. थर्ड इज मरुदाम, फर्टाइल एग्रीकल्चर प्लेस. मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो, आप क्या लिखा है? फर्टाइल मीन्स कि दे आर वेरी फर्टाइल लैंड, यहाँ पे आप एग्रीकल्चर कर सकते हो. एज मोस्ट प्रोडक्टिव रीजन दीज प्लेन्स वर हब्स ऑफ फार्मिंग. अब यहाँ पे जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रहा है वहाँ पे फार्मिंग भी होगी,
राइट। फार्मिंग एरियाज बहुत सारे होंगे भाई, वहाँ पे एग्रीकल्चर है तो बहुत बड़े लैंड होंगे, वहाँ पे क्या करेंगे लोग, एग्रीकल्चर करेंगे। दस लैंडस्केप इज लिंक टू द जॉय एंड, वहाँ पे क्या है, जहाँ पे देखो जिसके घर में अच्छा खासा आप बोलोगे इनकम सोर्स ऑफ होगा, बाकी चीजें होंगी, उसकी लाइफ भी बहुत अच्छी चलेगी, वैसी है, राइट। जॉय एंड प्रॉस्पेरिटी, परसिस्टिंग द हार्मोनियस लाइफ ऑफ फार्मर हु ग्रो क्रॉप्स लाइक राइस एंड मिलेट्स। तो वहाँ पे बेसिकली क्या ग्रो करते हैं, राइस एंड मिलेट्स, क्योंकि वहाँ की वेजिटेशन ही ऐसी है जहाँ पे सबसे अच्छा ये चीज ग्रो होगा, राइट, क्या, राइस एंड मिलेट्स। तो वहाँ पे एक फर्टाइल लैंड होने की वजह से उनकी लाइफ भी बहुत अच्छी है एज कम्पेयर टू फर्स्ट और सेकेंड वन। फोर्थ, नेडाल, कोस्टल रीजन, coastal areas were characterized by the fishing and sea farming, symbolizing loss and sorrow due to uncertainties of the sea, right. The fisherman community lived in the tune with the cycle of the sea, enduring storms and long separation from the love. अब ये कहाँ रहते हैं, कोस्टल रीजन पे। और जब कोस्टल एरिया पे जो कोई रहेगा, ये सपोज है ये कोस्टल एरिया है, तो उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, किसके पास रह रहा है, वो रह रहा है किसके पास, वाटर के पास, किसके पास, वाटर के पास, कहाँ है, वाटर के पास। तो उसका मेन ऑक्यूपेशन क्या होगा, फिशिंग होगा, क्या होगा, फिशिंग होगा। तो दैट कम्युनिटी टोटली लिव्ड ऑन द फिशिंग। कुछ हो गया तो थोड़ा बहुत उन्होंने काम कर लिया, किसका, किसके ऊपर गया, फिशिंग पे। तो उनका थोड़ा बहुत जो काम होता है वो अदर होता है, बाकी मैक्सिमम काम क्या होता है, फिशिंग का होता है। गॉट इट। नेक्स्ट वन, पलय। पलय एरिड डेजर्ट लाइक रीजन। एरिड मतलब पूरा पूरा डेजर्ट नहीं है, सेमी डेजर्ट है, मतलब वहां बारिश होती है बट कम होती है, they are called the aridism. तो अश्विनी में journey and warfare landscape symbolizes hardship and separation. वहाँ पे warfare से लड़ाइयाँ बहुत हुई हैं, warfare हुए हैं, फिर वहाँ पे hardship क्यों है, क्योंकि वहाँ पे life बहुत tough है। The people of these regions were often nomadic, engaging in trade or battle as they cross vast and inhospitable desert. तो वहाँ पे people किसमें है, most of people nomad. Why people are nomad? बिकॉज उनको एक जगह पे कुछ खाने को नहीं मिलेगा तो घूमते रहेंगे, जहां मिलेगा वहां रुक गए, जहां नहीं मिला वहां नहीं रुके, चलते चले गए, राइट। दीज टाइम्स ऑल्दो सेपरेशन फ्रॉम द साइंटिफिक क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स, इंसाइट into how ancient society viewed their environment and how it influenced their culture and lifestyle. मीन्स यहाँ पे साइंटिस्ट जो बोलते हैं कि इनका जो सोसाइटी है वो टोटली डिफरेंट है। क्यों, क्योंकि ये यार टोटली एनवायरनमेंट पे बेस होते हैं, उनका कल्चर बहुत अलग है, बट दे आर वेरी हैप्पी विद देयर कल्चर बिकॉज वो उस पर सदियों से रह रहे हैं, सालों से रह रहे हैं। टिनाइस emphasizes the resilience of the human in different landscape and their ability to adapt, thrive, develop complex and social. तो उनका ये है, क्योंकि उनके पास है नहीं तो वो चोरी चकारी है, जो भी छोटी मोटी चीजें उससे करके अपना जीवन को आगे फॉर्म कर रहे हैं। द रीजनिंग वाई, बिकॉज दे लिव इन एरिड रीजन, और यहाँ पे इतना अच्छा एग्रीकल्चर नहीं होता, और जहाँ पे डेजर्ट है वहाँ पे इतना अच्छा डोमेस्टिकेशन भी नहीं होगा, राइट। कंक्लूजन, व्हाट वी हैव लर्न। कंक्लूजन, लैंडफॉर्म्स, वेदर माउंटेन्स, प्लेट्यूज, plains, desert are not just physical feature but also close interviewed with the people live, adapt and develop culture. मतलब ये खाली ये नहीं कि जमीन हो गया जहाँ पे बहुत एग्रीकल्चर होता है, डेजर्ट हो गया, माउंटेन हो गया, नहीं, ये खाली जमीन नहीं है। इट इज नॉट ओनली द लैंड, ये एक पर्सन की डिग्निटी को भी इम्फेसाइज करता है, ये लोगों की आस्था से जुड़ा है, ये लोगों को बनाता है। अगर ये प्लेट्यूज है तो ये खाली एक पीस ऑफ लैंड नहीं है, इस प्लेट्यू से लोगों की इमोशन जुड़ी हुई है, राइट, अंडरस्टूड। इट डेवलप्ड अ कल्चर। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्लेन एरिया में रहे तो प्लेन एरिया में लोगों ने एक कल्चर फॉर्म किया ऑन द बेस ऑफ द लैंड। राजस्थान है, डेजर्टेड फॉर्म है, वहां पे उन्होंने अपना अलग कल्चर फॉर्म किया है। तो ये सब क्या है, ये सब किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ द लैंड। ईच लैंडफॉर्म ऑफर यूनिक चैलेंज एंड अपॉर्चुनिटीज from the fertile plain that support large population, rugged mountain that require innovative farming method, and from the minerals rich plateaus that fuel industries, deserted that push the human. अब हर एक जो एरिया है वो अपने आप में चैलेंज है और वो अपने आप में अपॉर्चुनिटी भी है। चैलेंज कैसे कि आप उस प्रॉब्लम को कैसे फेस कर रहे हो, और अपॉर्चुनिटी कैसे कि आपने उससे क्या अच्छा आउटकम बनाया। जैसे डेजर्ट इन राजस्थान, चैलेंज बहुत बड़ा है, कैसे वहां रहेंगे, बट उन्होंने उसी चैलेंज को किस में कन्वर्ट कर दिया, अपॉर्चुनिटी में, कि उससे वो लोग सोलर एनर्जी बना सकते हैं। वहां पे उनके पास फोर्ट्स बहुत सारे हैं, वो उसको एक टूरिज्म में डेवलप कर सकते हैं, राइट।
अब जैसे नॉर्दर्न प्लेन है, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा हो सकता है, तो उन्हें अब बेस्ट टेक्निक देखनी है कि हम कैसे बेस्ट टेक्निक के थ्रू कम से कम हम एक्सप्लॉयटेशन करके मैक्सिमम आउटपुट कैसे ले सकें, राइट। तो ये हमारे पास है कि हम कैसे उस एरिया को हम अपनी तरीके से चूज करते हैं और कैसे उस पर वर्क करते हैं। इन इंडिया एज इन द अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, लैंडफॉर्म प्ले अ इंटीग्रल रोल ऑन द शेपिंग ऑफ द सोसाइटी, इकोनॉमी एंड कल्चर। जैसे लैंड के ऊपर ही डिपेंड करता है कि सोसाइटी कैसे होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एरिड रीजन है, जो बिल्कुल हमने अभी पढ़ा, तो एरिड रीजन के अंदर में पीपल आर नोमैड्स। मीन्स ऑफ नोमैड, व्हेन पीपल आर नॉट सिटिंग और नॉट लिविंग इन अ वन पर्टिकुलर प्लेस। नोमैड्स का मतलब होता है जब एक इंसान अपनी जगह पे ज्यादा देर तक नहीं रहता, वो घूमता रहता है। अब जैसे एरिड रीजन है, यानी कि वहाँ पे पूरी तरह से डेजर्ट नहीं है, तो वो तो घूमता रहेगा भाई, जहाँ खाने को मिला वहां रुक गया, जहाँ खाता वहां से चल दिया, राइट। उसकी इकोनॉमी मतलब उसके पास पैसा, अब वो अगर खाली उसी चीज़ों पे डिपेंड है तो उसके पास इकोनॉमी यानी पैसा बहुत कम होगा। कल्चर क्या होगा भाई, वो उन्हीं जहाँ पे उसको खाना मिलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम ट्राइबल एरिया की बात करते हैं, तो ट्राइबल एरियाज में यानी कि जंगल की बात करते हैं, तो उस जंगल के अंदर में उनके पास पैसा तो कम होगा, पर उनका कल्चर ज़्यादा इफेक्ट किस पे पड़ेगा, नेचर पे, कि जिससे उनको फायदा हो रहा है। सोसाइटी उनकी वैसी होगी, एक छोटे छोटे कबीले होंगे, ग्रुप्स होंगे, उसमें वो अपना सब कुछ परफॉर्म करेंगे, शादी भी करेंगे, ब्याह भी करेंगे, सब कुछ करेंगे, राइट। तो लैंडफॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। The Ganga plain, for example, sustain millions of the people for their fertile soil, and rivers with the Himalayan mountains are very revered, scared and essential water source. अब हम प्लेन की बात करें, प्लेन में न्यूमरस ऑफ वाटर है, तो वहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं। हिमालय की बात करें तो वहाँ पे बहुत टफ लाइफ है, तो वहाँ कम लोग रहते हैं। The Chota Nagpur plateau is hub of mineral wealth, while the Thar desert is foster communities that have mastered the art of survival in the arid environment. अब वहीं पे छोटा नागपुर प्लेटू की बात करें, पूरे इंडिया का मैक्सिमम रिजर्व छोटा नागपुर प्लेटू में, तो उसकी वहां से इंपॉर्टेंस बढ़ती है। राजस्थान है, राजस्थान के अंदर में लोगों को डिफरेंट फेजेस करने पड़ते हैं, तो वहां पे उसके अकॉर्डिंग चल रहा है। एज वी कंटिन्यू टू एक्सप्लोर एंड यूटिलाइज द अर्थ लैंडफॉर्म, इट इज क्रूशियल टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन डेवलपमेंट एंड द कंजर्वेशन। अगर हम अर्थ की बात करें, लैंडफॉर्म्स की बात करें, तो हमारे सबसे बड़ा चैलेंज होगा कि हमने कितना डेवलप किया और कितना उसको कंजर्व किया, क्योंकि एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ही, जैसे वो फॉर एग्जांपल अगर हम यूज कर रहे हैं किसी चीज़ों को, अगर हम अपने आप को बेस्ट बनाना है तो हमें एक्सप्लॉयट करना पड़ेगा नेचर को, बट वो हमें बैलेंस करना है कि हम कितना एक्सप्लॉयट कर रहे हैं और कितना हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ये इसमें बात कही गई है कि वी हैव टू बोथ मेंटेन बोथ द थिंग्स। The pressure on the natural resources, particularly in the fragile environment like mountain and desert, requires sustainable practice to ensure the future generation। मतलब कि हमारे सबसे डिफिकल्ट क्या है कि एक बिकॉज वी हैव अ लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास जो रिसोर्स है, जो संसाधन है वो बहुत लिमिटेड है, पर हमारी जो इच्छाएं हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है कि हम उन कम प्रोडक्ट के अंदर में कैसे अपनी इच्छाओं को फुलफिल करें। हमें अभी की चीज़ों को भी फुलफिल करना है और फ्यूचर में जो हो रहा है उसके लिए फुलफिल करना है, तो हमें तो बैलेंस करना है। तो ये टोटली डिपेंड करता है ह्यूमन बीइंग पे कि वो कैसे अपनी रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूज़ करे, कि वो अपनी प्रेजेंट की नीड्स को भी फुलफिल कर ले, यानी अपनी ज़रूरतें की जो चीज़ें प्रेजेंट की वो फुलफिल कर ले, और बाद की भी फुलफिल कर ले, किसकी, जो जनरेशन आने वाली है। समरी, इन समरी द डाइवर्सिटी ऑफ अर्थ लैंडफॉर्म इज टेस्टामेंट टू द पावर ऑफ द नेचर एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ द ह्यूमन बीइंग। ये टेस्ट है किसका, बिटवीन द नेचर एंड द ह्यूमन बीइंग का, कैसे नेचर और ह्यूमन बीइंग अपने आप को अडेप्ट करता है, कैसे ह्यूमन बीइंग अडेप्ट करता है इन बिटवीन द नेचर, कैसे अपने आप को प्रिजर्व करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे बचाता है। ईच लैंडफॉर्म प्रेजेंट इट्स ओन अपॉर्चुनिटी फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी। कैसे हर एक जगह अपने आप में इक्वल अपॉर्चुनिटी को लेके आती है। हर सिचुएशन में आप अपॉर्चुनिटी सर्च करोगे तो यू विल बी अ वेरी गुड पर्सन, आपको बहुत अच्छा मिल लगेगा और आप बहुत ऊपर तक जाओगे, राइट। कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल डेजर्ट है, डेजर्ट के अंदर में कोई ऑक्यूपेशन हो सकता है, कई लोग कहेंगे नहीं हो सकता, बट कुछ लोग कहेंगे यस हो सकता है, जैसे सोलर पैनल लगा दिए, राइट, वो चीज़ हो गई। अब हम बात करें अपने नॉर्थ की, नॉर्थ के अंदर में क्या है, प्लेन एरिया है, वहाँ पे क्या हो सकता है, एग्रीकल्चर हो सकता है, तो उसकी बात चलती है। कल्चरल एक्सप्रेशन एंड लाइफ स्टाइल शेपिंग द लाइफ ऑफ द मिलियन अक्रॉस द ग्लोब, वेदर थ्रू फार्मिंग इन द फर्टाइल प्लेन, mining in plateaus, surviving in the harsh desert condition, human history is deeply intertwined with the physical geography of our planet। तो हर जगह इंसान ने अपने आप को प्रूव किया है, एंड दे आर डूइंग वेरी परफॉर्मिंग एक्टिविटीज, दे आर गुड वेरी गुड, एंड दे स्टिल सर्वाइव इन हार्श एंड हार्श कंडीशन।
लोग बहुत अच्छे से हार्श कंडीशन में रह चुके हैं, बहुत अच्छे से वो अपने आप को सर्वाइव करते हैं, राइट, हर एक चैलेंज को वो फेस करते हैं और उसका सोल्यूशन निकालते हैं। दिस वर्जन इंक्लूड एडिशनल एग्जाम्पल डिटेल एंड द डीपर एक्सप्लोरेशन ऑफ द हाउ लैंडफॉर्म्स शेप ह्यूमन कल्चर, इकोनॉमी एंड अडैप्शन। तो कैसे ह्यूमन बीइंग ने अपने आप को अडेप्ट किया है, कैसे कल्चर को फॉर्म किया है, कैसे इकोनॉमी को रन किया है, कैसे वो अपने सोर्सेज को फुलफिल करते हैं। इट कनेक्ट साइंटिफिक फैक्ट्स विद कल्चर एंड द हिस्टोरिकल कंटेंट एनरिचिंग द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग, राइट। तो वो हमें तब देखना है कि कैसे हमारे लिए वो फ्रूटफुल होता है। नाउ वी हैव सम वर्ड्स व्हिच डिफाइन इन दिस पर्टिकुलर एल्टीट्यूड, द हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव द सी लेवल। इफ समवन asks कि द एल्टीट्यूड ऑफ द दिस प्रोडक्ट, या अगर सपोज हम लैंड की बात करिए, ये क्या हो गया, हमारा पूरा ओशन हो गया और जो साइड में लैंड है, अब उस लैंड को हम मेजर करेंगे ओशन लेवल से, दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड, मतलब हाइट, कितनी हाइट है उस पर्टिकुलर चीज की। कॉन्फ्रेंस, द मीटिंग पॉइंट ऑफ टू और मोर रिवर्स, जहां पे दो या दो से ज्यादा रिवर मिलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्फ्रेंस, राइट, अंडरस्टूड। लाइकेंस, अ प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म दैट जनरली क्लिंग्स टू रॉक एंड वॉल्स ऑन ट्री, जो एकदम चिपक जाता है वॉल्स के ऊपर में, वो तो क्या हो गया, लाइकेंस। माउंटेन फॉरेस्ट, सिंपल, अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट दैट ग्रो इन अ माउंटेन रीजन, जो माउंटेन रीजन में जो हो गए फॉरेस्ट, उसको क्या बोलते हैं, माउंटेन फॉरेस्ट। सी लेवल, द एवरेज लेवल ऑफ द सरफेस ऑफ द ओशन आल्सो कॉल्ड द मीन्स ऑफ सी लेवल, मतलब जो एवरेज लेवल होता है सरफेस का और ओशंस के बीच का, उसको बोलते क्या, लेवल सरफेस। वैली, a lower area between hills and the mountain, often with a river stream, often river or stream flowing through. Next, just आप उसको read करोगे, you will easily learn it, right? Next one, let's check how much we learn from this chapter. Okay, so here are some exercises which we will perform to check our knowledge, how much we learn, right? First one, this is MCQs, means choose the correct option. So first, an important mountain range of Europe is, all we know is Alps. What is the answer? Alps. The Deccan Plateau is located in, अभी पढ़ा था हमने, Deccan Plateau कहाँ पर है हमारे, इंडिया में, कहाँ पे, इंडिया में, वेरी गुड। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट इज द थर्ड, द माउंट डिफरेंट फ्रॉम द हिल्स इन टर्म्स ऑफ व्हाट, एलिवेशन, एस्पेक्ट, स्लोप और बोथ एंड सी, व्हिच वन इज द आंसर, फाइन, यस, आंसर इज एलिवेशन, आंसर इज एलिवेशन। द लार्जेस्ट प्लेट्यू इन द वर्ल्ड इज, कौन सा लार्जेस्ट प्लेट्यू हमारे पूरे वर्ल्ड में, हाँ, तिब्बतियन प्लेट्यू, कौन सा है, तिब्बतियन प्लेट्यू। द गंगा प्लेन्स आर नोन, गंगा के प्लेन्स में क्या सबसे ज्यादा होता है, माइनिंग होती है, टूरिज्म होता है, फार्मिंग होती है, बोथ ए एंड बी, हाँ, आंसर इज फार्मिंग, माइनिंग तो होती नहीं हमारे यहाँ पे, राइट। नाउ फिलिप्स, हिमालय एंड द एल्प्स आर एग्जाम्पल ऑफ young fold mountain, young fold mountain. Dash is a line of mountain, means range, range is the line of mountains, एक range होती है, इसके वजह हम बोलते हैं। The dash is known for the largest plateau in the world, which is the largest plateau, Tibetan plateau is the largest one, right? At dash altitude snow melt, this is a homework for you, you have to learn yourself, right? Desert are considered to be hot and cold, hot desert and cold desert. Now these are the true false, right? Statement जो सही होगा उस पर true, जो गलत हो false. Himalaya are young mountain with round tops. This is a correct statement from till now, till that statement. यहाँ तक तो ठीक है, Himalaya are young तो है, but it's not rounded shape, it is conical in shape, कोन की तरह है हमारा हिमालय, हमने देखा था, राइट। सेकेंड वन, प्लेट्यू यूजुअली राइज शार्पली एट द लीस्ट वन साइड, ट्रू, यस, एक सबसे शार्प होता है। माउंटेन एंड हिल्स बिलोंग टू द सेम टाइप ऑफ लैंडफॉर्म, माउंटेन और हिल्स के एक जैसे होते हैं, यस। नेक्स्ट, माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड रिवर्स इन इंडिया हैव सेम टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फौना, नो, माउंटेन में अलग होगा, प्लेट्यू में अलग होगा, रिवर्स में अलग होगा, तो इट इज फॉल्स। Ganga is the tributary of Yamuna, no, Yamuna is the tributary of Ganga, so is false. Desert have unique flora and fauna, yes, true. Melting snow fed rivers, जब स्नो मेल्ट होती है तो क्या होता है, वेरी गुड, वो रिवर्स को फीड करती है। Sediments from river deposit in the plain make land fertile, yes, सेडिमेंटेशन जब जमा होता है रिवर्स का तभी तो वो फर्टाइल फॉर्म होती है, ट्रू।
ऑल डेजर्ट आर हॉट, सारे डेजर्ट हॉट होते नहीं, हमने पढ़ा था कि दे आर सर्टेन कोल्ड डेजर्ट, एग्जाम्पल लद्दाख, फॉल्स। द प्लेट्यू आर नोन फॉर बीइंग रिच इन मिनरल रिसोर्सेज, यस ट्रू, क्योंकि सबसे ज्यादा मिनरल्स हमें कहाँ मिलते हैं, प्लेट्यूज में। वेरी गुड, कीप इट अप। So now we have a match the pairs, right? Understood? So come, let's do it. So I will not do all the things, I will do some, and next one you have to do yourself, right? So Mount Everest, rooftop. Camels, desert. Kilimanjaro, Africa. Now rest is your homework, right? You have to do yourself. These are the question answers that you have to perform, right? So what are the major landforms? Plateaus, right? Plains, these are the things. How plains are formed? By the deposition of the silt, by the deposition of sedimentation of the river. What are the source of income for the people living in mountain? How they generate income? With the help of the tourism, with the help of certain doing agriculture activities, certain agriculture, or with the help of the certain domestication. Desert, where less rainfall, right? Very less vegetation, right? Types of desert, cold and hot desert. Name the two major mountain ranges in the world. Mountain ranges, Aravalli ranges, Himalaya ranges, Satpura ranges, right? What is the difference between mountain and the plateau? Mountain is in, mountain is what? It is in type shape. Difference between mountain and plateau. So mountain is like this, right, form, but plateau is the flat tableland, right? Write a short on mountain environment. They have a different environments. Ski has a pleasant weather, a large number of forests, and found here flora is there, right? How are plateaus are useful for men? How plateau useful for men, right? These are the questions you have to perform yourself. How is the life of people in the plain? Because they are very prosperous life, very population in that particular areas. Next, describe the environment and the human adaptation in desert. How people get the adapted the nature, right? What are the 5 teenage mentioned in Tamil Sangam? Means we have to learn 5 form, we have to perform in that one. Okay, so that's all for today. Thank you and have a very good day.